उसने कहा कि ये लोग पुराने सिद्धांतों पर चलकर तरक्की रोक रहे हैं। फिर उसने पूरे यकीन के साथ एक सख्त चेतावनी दी कि हमारे हीरो के पास जो असाधारण, लगभग जादुई प्रतिभा है, वो भी जल्द ही बेकार की साधारण चीज बन जाएगी अगर फौरन जरूरी जीन फ्यूजन को रणनीति के तहत नहीं अपनाया गया। हमारे हीरो ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और झो होंग से पूछा कि क्या संगठन का सदस्य बनने के लिए जीन फ्यूजन एकदम जरूरी है। जब उन्हें साफ और पक्का हाँ मिला तो हमारे हीरो ने हैरान कर देने वाले धैर्य के साथ बस विनम्रता से न्योते को मना कर दिया। फिर वो जानबूझकर मुड़ा और चला गया। इस हरकत से वहां जमा सभी लोगों के चेहरे पर खामोश झटका लगा। उनके दिमाग में तेजी से तुलना चल रही थी कि छात्र परिषद से मिलने वाले राजनैतिक फायदे और तुरंत की ताकत ज्यादा अच्छी है या फिर छिपे हुए तियानरेंगे से मिले ज्यादा गहरे, भले ही कम दिखने वाले फायदे और राज। छात्र परिषद के समर्थक, जो ठीक उनके पीछे छोटे फैसला सुनाने वाले ग्रुप में खड़े थे, अब उस चुनाव का मजाक उड़ाने लगे। उनकी नफरत की आवाज धीमी धीमी गूंज रही थी। उन्होंने जोर से सोचना शुरू कर दिया, इतना जोर से कि हमारे हीरो सुन सके कि क्या नए राजा का दिमाग खराब हो गया है, जो वो इतनी बेवकूफी से इस बेकार हो चुके शुद्ध रक्त के सिद्धांत से चिपका हुआ है, जिससे भविष्य में उसे सिर्फ पछतावा ही होगा। एक माताहत, जो घबराहट में अपना होंठ चबा रहा था, उसने झुककर धीरे से झो होंग को सलाह दी कि ये कोशिश बेकार है। उसने कहा कि हमारे हीरो इतनी मजबूती से शुद्ध रक्त के रास्ते पर इसलिए टिका है क्योंकि तियानरेंगे के पुराने लोगों ने उसे पंथ जैसी सफल शिक्षा दी है। झो होंग ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। उसने हमारे हीरो की क्षमता को हाथ के एक झटके से खारिज कर दिया और बिना भविष्य वाले प्रतिभाशाली इंसान को सिर्फ कचरा बताया, जैसे जानबूझकर कीचड़ में गिराया गया चमकता हुआ हीरा। फिर उसने अपने साथियों को तुरंत आदेश दिया कि समय बर्बाद करना बंद करें और दूसरे ज्यादा समझदार प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढें। कुछ देर बाद तियानरेंगे रिसर्च संस्थान का सन्नाटा टूट गया। वहां यू यानरे अपनी भरी हुई नाराजगी निकाली। उसने जोर से धातु की डेस्क पर मारा, जिसकी जोरदार आवाज उस तंग जगह में गूंज गई। उसने हमारे हीरो को छात्र परिषद द्वारा फैलाई जा रही जिद्दी और गलत विचारधारा के बारे में अपनी गहरी नाराजगी बताई। तभी डीन लियू चुआनवू के आने से उनकी तेज बहस अचानक अजीब तरीके से रुक गई। डीन थके हुए लग रहे थे, उनके मूवमेंट धीमे थे, सूट सिकुड़ा हुआ था और नींद की कमी से चेहरा पूरी तरह उतरा हुआ था। उनके पास से बासी कॉफी की महक आ रही थी। यूयान का चेहरा सख्त हो गया। उसने डीन की शुद्ध रक्त मिशन के प्रति लगातार समर्पण के लिए तीखी झूठी तारीफ की। उसने बताया कि डीन बिना रुके मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे हैं और जरूरी लेकिन लगातार कम होती फंडिंग जुटाने के लिए उन्होंने अपनी सेहत और अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी है। उसके लगातार ताने से चिढ़कर लियू च्वारो ने पूछा कि हर बातचीत में उस खास अपमानजनक बात को शामिल करना क्यों जरूरी है। उन्होंने आह भरी, अपना कॉलर ठीक किया और फिर सीधे हमारे हीरो को पिता जैसी सख्ती के साथ एक चेतावनी भरी बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि भावुक महिलाएं विकास की राह में बेकार की रुकावटें होती हैं। उन्होंने उस युवा लड़के को सलाह दी कि वो ऐसी चीजों से पूरी तरह दूर रहे। कुछ ही देर बाद अपनी निजी स्टडी, जहां से पुराने कागज और जड़ी बूटियों की हल्की महक आ रही थी, में बैठे लियू चुआनवू ने अपनी महोगनी डेस्क के ऊपर झुककर हमारे हीरो को बताया कि विश्वविद्यालय ने बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली छात्रों के करीबी रिश्तेदारों के लिए पहले ही खास इंतजाम किए हैं। उन्होंने हमारे हीरो के माता पिता के लिए एक स्थिर और अच्छी नौकरी का पक्का प्रस्ताव दिया और सीधे पूछा कि क्या हमारे हीरो उन्हें गांव या छोटे शहर से इस भीड़ भाड़ वाले बड़े शहर में लाना चाहेंगे। हमारे हीरो ने इस प्रस्ताव की गंभीरता को समझते हुए जवाब दिया कि उन्हें इस जरूरी मामले पर अपने माता पिता के साथ अकेले में बात करने के लिए अगले वीकेंड तक का समय चाहिए। इसके बाद लियू चुआनवू ने हमारे हीरो को बताया कि उसे कैंपस के कामों में तुरंत पहले से ही शामिल होने की खास अनुमति मिल गई है। उन्होंने साफ किया कि हमारे हीरो की असाधारण क्षमता को देखते हुए अगले शैक्षणिक सत्र तक इंतजार करना बिल्कुल अनावश्यक और सीधे शब्दों में कहें तो समय की बर्बादी है। यूयान, जो उनके पीछे पीछे अंदर आ गई थी, उसने विस्तार से बताया कि वो जल्दी शैक्षणिक अंक जुटाने के लिए अक्सर विश्वविद्यालय के बाहर मुश्किल काम करती रहती है। उसने लगभग उत्सुकता के साथ प्रस्ताव रखा कि जरूरी व्यवहारिक ज्ञान लेने के लिए हमारा हीरो बाद में उसके साथ जा सकता है। उसने कहा कि वो उसे शहर के बाहर खतरा बने एक मध्यम स्तर के अजीब जीव को खत्म करने के लिए भेजे जाने वाले अगले मिशन पर शामिल करेगी। हमारा हीरो ने शालीनता से धन्यवाद किया, पर कोई पक्का वादा नहीं किया। बाहर से मदद लेने से पहले उसने सोचा कि पहले खुद के मौकों को देखा जाए। इसलिए हीरो ने यूनिवर्सिटी के चमकीले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर उपलब्ध काम ढूंढने शुरू किए। उसने तुरंत देखा कि कॉलेज के काम ज्यादातर छोटे मोटे थे, जैसे कि फाइलें लगाना, छोटा मोटा लीकेज साफ करना, और इनके बदले में सिर्फ 1 या 2 एकेडमिक पॉइंट मिलते थे। ये उसके लिए बिल्कुल मामूली थे। फिर उसने स्टूडेंट द्वारा डाले गए कामों पर ध्यान दिया। वहां उसे एक बहुत अजीब विज्ञापन देखा, जिसमें एक फीमेल जीन फ्यूजर स्पैरिंग पार्टनर की मांग थी।
उसकी खासियत बताई गई थी कि उसके अलग तरह के जानवर जैसे कान हो और तेज लचीले हाथ पैर हों। इसके लिए हर महीने 5 एकेडमिक क्रेडिट अच्छे से मिल रहे थे। उसे ये बहुत अजीब और मजेदार लगा, तो वो हल्के से मुस्कुराया और जल्दी से बाहरी कामों वाले सेक्शन पर चला गया। ये बाहर के काम बहुत सारे थे और इनकी कीमत भी काफी ज्यादा थी, जिससे पता चलता था कि इन सब में खतरा कितना है। उदाहरण के लिए छोटे मोटे चोरों को पकड़ने के लिए 30 क्रेडिट मिल रहे थे और एक खतरनाक हाई लेवल के अजीब दुश्मन को ढूंढने के लिए पूरे 200 क्रेडिट। लेकिन इन जगहों पर जाने के लिए अक्सर बहुत दूर सफर करना पड़ता था। जब वो इतनी लंबी लिस्ट देख रहा था, तब एक काम ने उसका पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। एक शैडो कैट गर्ल को पकड़ना था। ये एक बेकाबू जीन फ्यूजर थी जो ऑर्डिनरी टियर 6 पर खतरनाक तरीके से काम कर रही थी। इसने शहर के गैर कानूनी मनोरंजन जोन में कुछ लोगों को जानबूझकर मार डाला था। इस काम के लिए अच्छे खासे 50 क्रेडिट मिल रहे थे। उसने तुरंत उसे स्वीकार किया और तेजी से उस डिजिटल बटन को दबाकर मंजूरी दे दी। अचानक यू यान उसके बिल्कुल करीब आ गई। जब वो ध्यान नहीं दे रही थी, तब वो चुपचाप पास आई होगी। इसकी वजह से हीरो थोड़ा सा चौंक गया। आमतौर पर उसकी शांति भंग नहीं होती थी, पर यह एक दुर्लभ मौका था। उसने उसके कंधे पर झुककर देखा। ओजोन और हल्की सी धातु जैसी महक उसको महसूस हुई। उसने तीखे स्वर में पूछा कि क्या उसने सच में ये कैट गर्ल का हाई रिस्क वाला काम ले लिया है, और फिर बड़े आराम से उसके साथ बैकअप के तौर पर चलने का प्रस्ताव रखा। उससे इतनी जल्दी इस बात का पता चल गया, ये देखकर हीरो हैरान रह गया। उसने उससे पूछा कि उसे ये जानकारी कहाँ से मिली। यूयान ने बस इतना बताया, थोड़ा चिढ़कर, कि उसने ध्यान नहीं दिया कि इस काम को लेने वालों के नाम रजिस्ट्रेशन पेज पर सबके लिए दिखते हैं और सभी नामांकित छात्रों से देख सकते हैं। हीरो ने जब दोबारा अपने डिवाइस को देखा तो उसे नया झटका लगा कि कुल 28 लोगों ने इस खतरनाक मिशन के लिए हाँ कह दिया था। इस लिस्ट में 26 सीनियर स्टूडेंट थे और एक उसकी ही साथी, हैरान करने वाली पहले साल की महत्वाकांक्षी स्टूडेंट थी जिसका नाम मा वेई वेई था। उसे ये बहुत अजीब लगा कि वो इतनी नीची ऑर्डिनरी टियर 5 की स्टूडेंट होकर भी इतना बड़े लेवल का काम कैसे कर रही है। उसने निष्कर्ष निकाला कि जरूर उसे बाहर से मदद या कोई बड़ा सहारा मिला होगा। शाम हो चुकी थी और अंधेरा कॉलेज की खिड़कियों से अंदर आ रहा था। हीरो ने यूयान को बताया कि वो खाना खाने घर जा रहा है। उसने छोटा शालीन अलविदा वाला इशारा किया और बाहर निकल गया। जब वो यूनिवर्सिटी के मैदान से गुजर रहा था, शाम के अंधेरे में बड़े नियो क्लासिकल इमारतें खड़ी थीं। हीरो को तुरंत ये चुभने वाली फीलिंग आई कि कोई जानबूझकर उसका पीछा कर रहा है। उसके अंदर के रक्षा तंत्र तुरंत सक्रिय हो गए। उसने महसूस किया कि कोई खतरनाक आदमी ऑर्डिनरी टियर 7 पर बहुत तेज और गुस्से वाली रफ्तार से उसकी तरफ आ रहा था। अचानक एक मजबूत शख्स जिसके जिस्म पर पसीने से भरा हुआ टाइट नीले रंग का एथलेटिक सूट था, वो तेज रफ्तार से कोने से निकला। उसने हीरो का नाम तेज आवाज और विस्फोटक ताकत से पुकारा। उस आदमी ने तुरंत हीरो को ललकारा। गुस्से से उसका चेहरा बिगड़ गया था और वो जोर जोर से हीरो पर मा वेई वेई को लगातार परेशान करने का आरोप लगा रहा था। वो तेज तेज गुस्से वाली सांसें ले रहा था और भावुक होकर हीरो के पिछले गलत काम गिना रहा था, जैसे कि हाल के एग्जाम में उसे मारना जो हीरो ने सही किया था, और अब उसी हाई वैल्यू वाले काम के लिए जंग लड़ना। उसने गुस्से में यह भी अंदाजा लगाया कि कहीं बढ़ते असर वाले डीन लियू चुआनवू जानबूझकर उसको तकलीफ देने के लिए ये सब करवा तो नहीं रहे हैं। आदमी गुस्से में ऊंची आवाज में बोलता रहा। उसकी छाती फूल रही थी। उसने तुरंत लड़ाई की मांग की और हीरो को एक ताकतवर अत्याचारी बताया जो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा था। हीरो बढ़ते हुए झुंझलाहट के साथ ये नाटक देख रहा था। कॉलेज की हल्की फुल्की आवाजें उसे दूर लग रही थीं। उसने शांति से पूछा कि क्या वो माँ वेई वेई के कहने पर आया है या शायद उसके जरूरत से ज्यादा चिंता करने वाले माँ बाप ने भेजा है। हमला करने वाले ने गुस्से से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और जिद से बोला कि वो सिर्फ अपनी मर्जी से आया है और उसकी वजह सिर्फ उसकी भक्ति है। जब उस आदमी ने दोबारा लड़ाई की बात की जैसे पत्थर फेंक रहा हो, तो हीरो ने ठंडे तरीके से और सीधे शब्द में पूछा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ये समझते हुए कि वो एक बेवकूफ, शायद भ्रम में फंसा हुआ चाहने वाला है जो सिर्फ खुद को सही साबित करना चाहता है, हीरो ने धैर्य से आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी उस आदमी ने उसकी आस्तीन पकड़ ली। पकड़ इतनी टाइट थी कि दर्द हो रहा था। उसने तेज आवाज में हुक्म दिया कि हीरो रुक जाए और जो होगा उसे देखे। जब उसका धैर्य पूरी तरह खत्म हो गया, हीरो तेजी से घूमा और उसके चेहरे पर एक नियंत्रित तेज मुक्का मारा। वो मजबूत बदन वाला आदमी अपने हाई लेवल के बावजूद तुरंत ढीला पड़ गया और बेहोश हो गया। वो एक धीमी धम की आवाज के साथ सजे हुए लॉन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उस शांत जमीन पर पड़े हुए आदमी को देखते हुए ताजी कटी घास की खुशबू हल्की सी एड्रेनलिन के साथ मिल रही थी। हमारा हीरो मन ही मन सोचने लगा कि इस आदमी को अपने छोटे से गुस्से वाले पल से कितनी गहरी लेकिन गलत संतुष्टि मिली होगी। हीरो जल्दी से अपार्टमेंट पहुंच गया। जान पहचानी एंट्री से अंदर जाते हुए छोटे लेकिन रोशनी वाले किचन एरिया से शैन किंग है ने उसका स्वागत किया।
उसकी आवाज खुश थी। उसने बताया कि रात का खाना तैयार है। उसने ये भी बताया कि लाइफ डेथ एम्फिबियन फ्लैश की जो खास 10 पाउंड की खेप उसने मंगवाई थी वो दोपहर में आखिरकार आ गई है। उसने फ्रिज से वो भारी ठंडा पैकेट निकाला। प्लास्टिक रैपिंग उसके हाथों पर गीली लग रही थी। वो रुका और सोचा कि हालांकि वो पहले इससे कहीं ज्यादा मात्रा खरीदना चाहता था ताकि अपना कोडेक्स तुरंत पूरी तरह से अनलॉक कर सके, लेकिन उसने सावधानी बरती। वो अपनी अजीब खाने की आदतों पर तुरंत किसी की नजर नहीं पड़ने देना चाहता था। उसने ठंडे हल्के फुल्के धड़कते मांस के पैकेट पर अपनी हथेलियां रखी। तुरंत ही एक गहरी नीली ऊर्जा की लहर जो आम आंखों को दिखाई नहीं देती उस मेंढक के मांस से निकली और उसके अंदरूनी हिस्से में बह गई। उसी समय एक शांत सिस्टम अलर्ट ने पुष्टि की कि उभयचर का केंद्रित जीवन तत्व तेजी से उसके शरीर में मिल गया है। इससे उसके अंदर एक बड़ा बदलाव आया और उसकी कोडेक्स मॉस्टरी बढ़कर महत्वपूर्ण 10% तक पहुंच गई। इसके तुरंत बाद शैन किंग बेहद हैरान होकर हीरो से किचन में मिली। उसने देखा कि हीरो अब सड़े हुए भूरे रंग के मांस को कूड़ेदान में फेंक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मांस कुछ ही सेकंड में दशकों पुराना हो गया हो। हीरो ने इस अजीब काम की वजह बताते हुए कहा कि ये चीज बहुत जल्दी खराब हो गई थी। शैन किंग ने अपनी असली हैरानी जाहिर की क्योंकि कुछ ही घंटे पहले जब वो आया था तब वो एकदम ताजा, कड़ा और ठंडा था। हीरो ने शांति से साफ किया कि ये तेजी से सड़ना आम तरीके से खराब होना नहीं था, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने उस मांस के अंदर मौजूद जीवन तत्व को पूरी तरह से सोख लिया था। हैरान होकर शैन किंग थोड़ी पीछे हट गई। उसकी आंखें चौड़ी थीं। उसने पूछा कि क्या ये शक्तिशाली, लगभग तुरंत काम करने वाली क्षमता उसकी जन्मजात असाधारण शक्ति थी? हीरो ने हाँ कहा और अपनी अनोखी क्षमता के बारे में विस्तार से बताया कि वो अनोमलस जीवों से मूल तत्व यानी उनके मुख्य जीवन बल को खींच सकता है। इस तरह वो उनकी जरूरी क्षमताओं और विकास की संभावना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हासिल कर लेता है। उसने गहरी शांत हैरानी के साथ प्रतिक्रिया दी और कहा कि अब उसे आखिरकार समझ आया कि वो शुद्ध रक्त रास्ते के लिए इतना समर्पित क्यों है। ऐसी आत्मनिर्भर क्षमता होने से उसे स्टैंडर्ड जीन फ्यूजन के खतरों और सीमाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रात के आरामदेह खाने के दौरान जब शांत कमरे में चम्मच कांटों की हल्की आवाज आ रही थी, हीरो ने डीन के प्रस्ताव का जरूरी विषय छेड़ा जो उनके माता पिता के लिए रहने की जगह और सुरक्षित नौकरी के बारे में था। शैन किंग परिवारों को पास लाने की इस बात से तुरंत खुश हो गई। उसने समझा कि इससे कितनी सुरक्षा मिलेगी और उन्होंने मिलकर ये तय किया कि अगले वीकेंड में वे इस काम की योजना पर बात करने के लिए अपने अपने परिवारों से मिलेंगे। खाने के दौरान उसने उसी दोपहर यूनिवर्सिटी के जिम्नेजियम में होने वाली एक रोमांचक प्रतियोगिता का जिक्र किया जिसमें ताजा मूल्यांकन में टॉप रैंकिंग वाले छात्र भाग ले रहे थे। उसने उत्सुकता से भरकर सुझाव दिया कि वे दर्शक के रूप में उस बड़े इवेंट में जाएं और हीरो ने इसे देखने के एक अवसर के रूप में समझते हुए तुरंत निमंत्रण स्वीकार कर लिया। यूनिवर्सिटी के उस बहुत बड़े स्पोर्ट्स हॉल में काफी भीड़ जमा थी। हवा में पॉपकॉर्न और बिजली की गंध घुली हुई थी। हजारों बातों की भनभनाहट थी। हीरो ने देखा कि उत्साहित छात्रों और कई अकादमिक कर्मचारियों के अलावा शक्तिशाली मैकेनिकल गॉड ग्रुप के जरूरी प्रतिनिधि भी मौजूद थे। ये साफ दिखाता था कि कंपनियों को यहाँ के टैलेंट में कितनी दिलचस्पी है। शैन किंग लगभग बच्चों जैसी उत्सुकता से भरी थी। उसने हीरो का ध्यान ऊपर ऊंचे वीआईपी एरिया की तरफ खींचा। वहां एक महिला बैठी थी जो चमकदार सफेद साइबरनेटिक कवच में ढकी हुई थी। ये वही मशहूर मैकेनिकल जादूगरनी थी जिसे उन्होंने सिर्फ डिजिटल मीडिया और अखबारों में देखा था और उससे ठंडी कार्यकुशलता की आभा निकल रही थी। लड़ाई के मंच के बीच में जो खास तरह से मजबूत रिंग था, दो लड़ाके एक दूसरे के सामने थे। एक मजबूत मांसल टॉरेन जीन फ्यूजर जिसके बड़े बड़े सींग थे और दूसरी तरफ एक चिकना सिल्वर रंग का साइबरनेटिक यूनिट जो अमानवीय तरीके से फुर्तीला था। शाइन किंघे ने हीरो से मुख्य और जरूरी सवाल पूछा। वो जानना चाहती थी कि इस मौजूदा माहौल में जिसकी इतनी तारीफ हो रही है, क्या वो क्योटो जीनियस या मशहूर मैकेनिकल जीनियस लड़की, किसमें ज्यादा ताकत है? उसने शांत होकर कहा, उसकी आंखें अखाड़े पर टिकी थीं, कि ये आने वाली लड़ाई ताकत के समीकरण को साफ कर देगी। उसने आगे तर्क समझाते हुए स्थिर हाथ से पूरी बात बताई। अगर इवोल्यूशन अकेडमी से 8वें नंबर का प्रतियोगी जीतता है तो ये साबित होगा कि क्योटो जीनियस ज्यादा मजबूत माना जा सकता है। लेकिन अगर 9वें नंबर का साइबॉर्ग तेजी से और निर्णायक जीत हासिल करता है तो इसका मतलब होगा कि मैकेनिकल जीनियस लड़की में साफ तौर पर ज्यादा शक्ति है। एक यूनिवर्सिटी के बड़े अधिकारी के छोटे औपचारिक भाषण के बाद टकराव लड़ाई शुरू हो गई। इससे पहले कि वो ताकतवर बैल अपनी पूरी विशाल शक्ति बटोर पाता, वो रोबोट वाला प्रतियोगी तुरंत आसमान में ऊपर चला गया। उसने इसके लिए खास तरह के मशीनी अंगों का इस्तेमाल किया जो तेज उड़ान के लिए बनाए गए थे। अपनी इस नई ऊंची जगह से उस रोबोट ने बहुत सारे जबरदस्त तेज रफ्तार वाले गोले या चीजें छोड़ी जो नीचे खड़े हैरान बैल पर घने ओलों की तरह बरसने लगे। तेज गति से चल रही ऊर्जा की आवाज से पूरा अखाड़ा गूंज उठा।
तीनों एक पतले अंधेरे शहरी रास्ते से तेजी से नीचे दौड़ रहे थे। कंक्रीट की जमीन गीली थी, ऊपर लटकती एक यूटिलिटी लैंप की कमजोर रोशनी उस पर झलक रही थी। हवा में बासी कचरे और गीली कंक्रीट की स्मेल थी। माँ वेवे थोड़ा आगे तेज सांस लेते हुए जोर देकर बोली कि ये ऑपरेशन बहुत बुरे तरह से कॉम्प्रोमाइज हो गया है और तुरंत पूरी तरह से भाग जाना ही उनका एकमात्र रास्ता है। उसके बगल में वो विशाल घेरेदार डीमन डॉग था, जिसका घबराहट भरा हांफना उनके कदमों की तेज आवाज में मिल रहा था। उनकी फीमेल सीनियर कंपेनियन बस चुपचाप ध्यान लगाकर पीछे चल रही थी। थोड़ी दूर पीछे, जहां रास्ता एक चौड़ी सड़क पर खुलता था, विशाल कैटगर्ल उनके पागलपन भरे दौड़ को देख रही थी। एक निर्मम शिकारी मुस्कान उसके होठों पर फैली थी, जिसके कारण उसके थोड़े लंबे केनाइन्स दिख रहे थे। उसके पंजे ऑब्सीडियन शार्डों की तरह तेज थे, हल्की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। उसने एक टॉन्ट मारा जो रात की हवा में गूंज उठा, उनका मजाक उड़ाते हुए। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम जैसा एक मामूली ट्रियो पकड़े जाने से बच सकता है? कितनी अजीब बात है। हैरानी भरी आसान एजिलिटी दिखाते हुए उसने खुद को ऊपर की तरफ उछाला। उसने बगल की दीवार पर असंभव रूप से हल्की स्टेप्स की तरह उपयोग किया और चुपचाप छत पर पहुंच गई। उसको तुरंत एक डरावना फायदा मिल गया। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाते, वो उस ऊंचाई से सीधा नीचे रास्ते में कूद गई, एक तेज टकरार के साथ जिससे हल्की धूल उड़ी। उसने प्रभावी तरीके से उनका रास्ता रोक दिया। उसकी बॉडी से जानलेवा विश्वास छलक रहा था जब उसने घोषणा की, तुम्हारी दौड़ यहीं खत्म होती है, तुम निकल नहीं पाओगे। उसका बढ़ा हुआ ध्यान तब उस साफ तौर पर घबराए हुए डीमन डॉग पर चला गया, जिसके मसल्स तनाव में थे और कांप रहे थे। एक अजीब नजदीकी के साथ झुकते हुए कैटगर्ल ने फुसफुसाया। उसकी आवाज धीमी, घर्राती हुई थी। मेरी नजर तुम पर ही थी, खासकर उस गंदे बदबूदार टैवर्न का दरवाजा तुम्हारे पीछे बंद होने के पल से ही। जाल की पूरी पकड़ को पहचानते हुए माँ वेवी ने तुरंत एक्शन लिया। उसने एक छोटा स्मोक ग्रेनेड फेंका, जो खुरदुरी जमीन से टकराते ही तेजी से स्स की आवाज करने लगा। एक पल में वो पतली जगह एक घने जलन देने वाले बैंगनी धुंध में घिर गई। अचानक आई तेज केमिकल स्मेल ने गीली शहरी गंध को ढा दिया। उसने इस छुपाने वाले बादल के ऊपर से अपने साथियों को चिल्लाकर कहा कि ये धुआं उनके दुश्मन की बेहतर नजर और सूंघने की शक्ति को सफलतापूर्वक रोक देगा, जिससे उन्हें भागने के लिए एक जरूरी, भले ही दर्दनाक रूप से छोटा समय मिल जाएगा। तीनों उस अंधे कर देने वाले घूमते हुए पर्पल कवर में घुल गए। कंफ्यूजन का फायदा उठाकर चुपचाप नजदीकी एग्जिट पॉइंट की तरफ निकल गए। आखिर में वो एक चलती हुई सड़क पर निकल आए। नियॉन साइंस और गाड़ियों की रोशनी के अंधे कर देने वाले अफरा तफरी में आकर ठोकर खाते हुए वो दोनों शारीरिक रूप से थक चुके थे और गहरे रूप से घबराए हुए थे। डीमन डॉग एक दुकान के सहारे खड़ा था, उसकी सांसें कांपते हुए आ रही थीं। उसने हाल ही में हुए ऑपरेशन के बड़े खतरनाक नेचर को नोट किया, गंभीर होकर कहा कि शुरुआती इंटेलिजेंस बहुत गलत थी, जिसके कारण वो लगभग मर ही चुके थे। फीमेल सीनियर कंपेनियन ने तुरंत माँ वेवी का हाथ पकड़ा, उस पर जोर दिया कि वो तुरंत अपने पिता डीन माँ जनहे को कांटेक्ट करे। उसने जोर दिया कि बदले हुए और अग्रेसिव हालात को ऑफिशियली रिपोर्ट करना जरूरी है और किसी और को भेजने से पहले असाइनमेंट की डिटेल्स को तुरंत ठीक करवाया जाए। एक डरी हुई माँ वेवी ने जल्दी से सर हिलाया, अपना कम्युनिकेशन डिवाइस निकाला, बिना देरी किए जरूरी कॉल करने के लिए सहमत हुई। जैसे ही उसकी उंगलियां स्क्रीन पर थीं, उसे एक डरावनी और गहरा एहसास हुआ। उसकी हरकत रुक गई। लिन जिचन ने भी ये खास असाइनमेंट ले लिया था। एक तीव्र, लंगड़ा कर देने वाला दुख उस पर छा गया। उसने तेजी से सोचा कि अगर वो उस कैट गर्ल से टकराता, जिसकी असली जानलेवा क्षमता उन्होंने अभी अनुभव की थी, तो वो अपनी पूरी अनजानपन की वजह से पक्का मारा जाएगा। उसने अपने साथियों पर जोर दिया कि उन्हें उसे चेतावनी देना उनकी जिम्मेदारी है। वो उसकी मौत को चुपचाप नहीं देख सकती थी। कांपते हाथों से अपनी डायरेक्टरी स्कैन करते हुए उसने रियलाइज किया कि उसके पास उसका सीधा कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं था, ये निर्धारित करते हुए कि उस तक पहुंचने का एकमात्र संभव समय संवेदनशील विकल्प शेन किंग हा से कांटेक्ट करना ही था। वापस उस खाली गली में लौटने पर पर्पल धुएं के बचे हुए अंश धीरे धीरे ठंडी रात की हवा में घुल रहे थे, बस एक हल्की धातु जैसी गंध छोड़कर। कैट गर्ल सख्त खड़ी थी, उसकी पूंछ गुस्से में फड़क रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी तुरंत मिलने वाली, संतुष्ट कर देने वाली पकड़ इतनी परेशान करने वाले तरीके से उसके हाथ से निकल गई थी। जैसे ही उसने एक धीमी, गुस्से भरी गुर्राहट छोड़ी जो छूटे हुए मौके का दुख जता रही थी, उसने एक और व्यक्ति को देखा, लिन जिचन, जो उस रास्ते के आखिरी छोर पर स्ट्रीट लाइट्स के सामने अजीब शांति के साथ खड़ा था। उसको देखते ही कैटगर्ल तुरंत मोहित हो गई। उसने अपना सर झुकाया, उसकी पतली बनावट और शांत चेहरे का आकलन किया। उसने उसे बहुत आकर्षक, कमाल का और उसके एस्थेटिक पसंद के लिए बिल्कुल सही माना। उसकी उपलब्धता को सिर्फ उसके अत्यधिक दुर्भाग्य के कारण मानते हुए उसने उसे अपना बदला हुआ निशाना बना लिया। उसका गुस्सा गायब हो गया, उसकी जगह कैलकुलेटिंग फोकस ने ले ली। एक धीमी गुर्राहट के साथ वो आगे उछली। उसके तेज हाथ आगे बढ़े हुए थे, तेजी से भयानक वार करने के इरादे से।
लिंजिचिन पूरी तरह से शांत रहा। उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया, भले ही उसने उनकी बीच की दूरी पलक झपकते ही तय कर ली। अपनी अंदर की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने टकरार से ठीक पहले उसकी क्षमता का आकलन किया, एक प्रभावशाली स्थिर टियर 9 एंटिटी। फिर बिना किसी जाहिर मेहनत के वो उसके हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ा। कैट गर्ल को सचमुच विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में चीख थी, उसकी एक्सेलरेशन मेरी एक्सेलरेशन से ज्यादा कैसे हो सकती है। इससे पहले कि वो उसकी रफ्तार की असंभवता को दिमागी रूप से एडजस्ट कर पाती, लिंजिचिन ने उसके चेहरे के एरिया पर सीधा एक चमकदार जोरदार वार किया, काइनेटिक एनर्जी का एक फोकस्ड ब्लास्ट। उसकी वजह से उठी शॉकवेव ने उसे पीछल पेवमेंट पर ढकेल दिया और अंत में गली के आखिर में सॉलिड पत्थर की स्ट्रक्चर से एक भयानक हड्डी तोड़ने वाले टकरार के साथ मिली। वो जख्मी और थोड़ी देर के लिए होश में नहीं, टूटे हुए पत्थर की धूल और टूटे कंक्रीट के बीच घुटने टेककर खड़ी थी। उसके जोर की अचानक जबरदस्त ताकत से वो पूरी तरह से दंग थी। पूरी तरह से हैरान होकर उसने सोचा कि उसकी जाहिरी उम्र का एक युवा जो जेनेटिक फ्यूजन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले किसी भी ज्ञात ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा नहीं था, ऐसी अद्भुत कच्ची ताकत कैसे दिखा सकता है। उसका आकलन तत्काल और निश्चित था। आगे लड़ाई का मतलब निश्चित तुरंत मौत। उसने निर्धारित किया कि उसकी सबसे जरूरी चिंता तुरंत पीछे हटना और बचना था। उसने तेजी से घूमा, उछलकर भागने की तैयारी की, लेकिन उसे हैरानी हुई, लिंजिचिन ने उसकी अनुमानित गति को पूरी आसानी से बनाए रखा। उसने एक ही लंबे कदम में अंतर को खत्म कर दिया, शांति से घोषणा करते हुए, अब तुम मेरी असली क्षमताओं को पूरी तरह से समझोगी। लिंजिचिन आगे बढ़ा और उसके सिर पर एक टूटने वाली ठीक निशाना लगाई हुई किक मारी। उस वार ने उसे जोर से गली के नीचे एक दूसरी दीवार की तरफ फेंक दिया, जिससे वो आंशिक रूप से चट्टान के अंदर दब गई और मलबा उसके चारों तरफ गिर रहा था। लिंजिचिन ने अपना हमला बढ़ाया। उसकी रुकी हुई बॉडी पर तेजी से पिस्टन जैसी किक्स की एक तेज आंधी शुरू कर दी। बंद जगह में टकरार की आवाजें बहुत भयानक थीं। उसने आलोचनात्मक रूप से देखा कि भले ही उसे एक छोटे आर्मर्ड व्हीकल को नकारा करने वाले कई गंभीर वार मिले थे, वो गुस्सा दिलाने वाले तरीके से होश में थी, लेकिन उसकी मुख्य जीवन ऊर्जा कोर वाइटल एनर्जी का सिग्नेचर जाहिर तौर पर और तेजी से कम हो रहा था। इससे पहले कि वो ठीक हो पाती या किसी तरह से भागने की कोशिश करती, उसने लड़ाई को खत्म करने का निश्चय किया और उसने नीचे झुककर पत्थर के मलबे का एक बड़ा नुकीला टुकड़ा पकड़ा। लेकिन जैसे ही वो आखिरी कुचल देने वाला वार करने की तैयारी में था, उसने गहरे हैरानी में ऊपर देखा। अचानक कैटगर्ल के धड़ से जला देने वाली गहरी लाल शक्ति की एक विशाल धारा फूट पड़ी। उसका पूरा शरीर बदलना शुरू हो गया। उसके मसल्स अजीब तरह से फूलने लगे। उसकी वर्दी फट गई। लिंजिचिन तुरंत समझ गया। बचने की एक हरा देने वाली आखिरी कोशिश में उसने शक्ति के एक छिपे हुए अस्थिर भंडार को एक्सेस किया था, जो उसके एक उच्च टियर एंटिटी में मेटामॉर्फोसिस का संकेत था, जो कच्ची ताकत और अनियंत्रित इंस्टिंक्ट से परिभाषित थी। अब बदल चुकी, गुस्से में भरी वो प्राणी उस पर एक जलती हुई जंगली नजर गड़ाए हुए थी। उसने तेजी से सोचा कि भले ही उसके जन्मजात छिपे हुए शैडो कैट जीन्स को सक्रिय करने से उसकी जान बच गई थी और उसकी क्षमताएं एक एक्सप्लोसिव हद तक बढ़ गई थी, इसने उसकी जंगली प्रवृत्तियों को भी बढ़ा दिया था और तुरंत जेनेटिक फेलियर की उसकी आशंका को गंभीर रूप से बढ़ा दिया था। एक हत्यारे गुस्से और दर्द में डूबी उसने शिकारी गुर्राहट में उसकी असली पहचान पूछी। उस गुस्से में भरे प्राणी से भिड़ने की बजाय लिंजिचिन ने हल्की, लगभग अलग थलग मुस्कान दी और एक आम माफी मांगी, शांत लहजे में ये दावा करते हुए कि उसने उसे बिल्कुल गलत पहचान लिया होगा। फिर वो आराम से घूमा और शांति से चला गया, उसे पूरी तरह से दंग और मलबे के बीच फपकता हुआ छोड़ गया। जैसे ही उसने उसके अविश्वसनीय जाने को देखा, एक ठंडा डर उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पर हावी होने लगा। उसने पहचाना कि उसकी पावर एक रहस्य थी, उसका आचरण पूरी तरह से अनिश्चित था और उसके पास कोई बची हुई स्ट्रैटेजीज नहीं थी जो उसकी सुरक्षा की गारंटी दे सकती। इसके अलावा वो अपने खतरनाक रूप से जबरदस्ती बढ़ावे के परिणाम स्वरूप आने वाले दर्दनाक जेनेटिक फेलियर के खतरे से अच्छी तरह वाकिफ थी। ये निष्कर्ष निकालते हुए कि नया टकराव तुरंत जानलेवा साबित होगा, उसने तुरंत इवेजन चुना। अपनी एम्पलीफाइड स्ट्रेंथ का उपयोग करके आसमान की तरफ उछल गई और गली की सीमाओं से भाग गई। हवा में अचानक एक तेज धातु के टूटने की आवाज उसके कानों में जोर से आई, जिससे वो घबराकर नीचे देखी। एक सेकंड के छोटे से हिस्से में अलग हुए मेटल पाइप का एक लंबा टुकड़ा, जो कि असंभव रफ्तार से फेंका गया था, एक भयंकर टक्कर के साथ उसके माथे से लगा, जिससे खून का एक चौकाना छींटा हुआ और उसके सिर को जमीन से बहुत ऊपर दीवार पर मजबूती से चिपका दिया। लिंजिचिन अब उसके इमोबिलाइज हुए रूप के नीचे खड़ा था। उसने एक लंबा तेज धातु का पाइप निकाला। वो ऊपर की तरफ उछला, उस पाइप को पूरी तरह से दुश्मन की छाती के अंदर गहरा डाल दिया। उसने खून से सना हुआ हथियार बाहर निकाला और उसके बाद उसके धड़, टॉर्सो और पेट पर बार बार तेज और फोकस होकर हमला किया। एक घातक चोट खाने और उसकी जीवन शक्ति तेजी से बाहर निकलने के बाद वो कैटगर्ल कमजोरी से दीवार के खड़े सरफेस पर गिर गई और उसकी जीवन एनर्जी, वाइटल एनर्जी का संकेत कुछ ही पलों में पूरी तरह से खत्म हो गया।
जब वो खतरनाक लड़ाई खत्म हुई तो लिन जिक्सुन ने बहुत शांति और प्रोफेशनल तरीके से काम किया। उसने मरी हुई कैट गर्ल की जरूरी तस्वीर वाले सबूत इकट्ठा किए, ये पक्का किया कि वो साफ हों और सही एंगल से ली गई हों। उसको पता था कि ये फोटो यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन पोर्टल पर डिजिटल तरीके से सबमिट करना जरूरी है, ताकि ये साबित हो सके कि उसने मुश्किल होने के बावजूद ये असाइनमेंट पूरा कर लिया। शांति में डिजिटल शटर की हल्की सी क्लिक की आवाज आई। फिर उसने पब्लिक सेफ्टी अथॉरिटीज को एक छोटा सा कॉल किया, उनको लाश के ठीक ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स बताए ताकि वो उसको सही और चुपके से संभाल सके। जब उसके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिकल काम पूरे हो गए, तब लिन जिक्सुन ने आखिरकार अपने मुख्य मकसद पर ध्यान दिया। उसने ठंडी हो रही लाश की तरफ हाथ बढ़ाया। तुरंत ही लाश से एक चमकदार तेज लाल ऑरा निकला और जोर से उसके आसपास घूमने लगा। इससे एनर्जी का एक अजीब झटका लगा जिसने आसपास की हवा गर्म कर दी। उसकी आंखों के सामने तुरंत एक सिस्टम कंफर्मेशन चमका। उसने शैडो नाइट कैट का बहुत ज्यादा और घना वाइटल एसेंस कंज्यूम पी लिया था। इस सफल एसिमिलेशन से उसके शैडो नाइट कैट गाइड बुक की प्रोग्रेस हैरानंगेज तरीके से 36% तक बढ़ गई थी। इस तरह की बड़ी और अचानक बढ़ोतरी देखकर वो दंग रह गया। इतना बड़ा जंप पहले कभी नहीं हुआ था। उसने मन ही मन सोचा कि कैट गर्ल को जो बड़ा जेनेटिक रिग्रेशन हुआ था, उसकी वजह से अनजाने में ही उसके शरीर में उस शक्तिशाली बीस्ट के मूल जीन्स बहुत ज्यादा घनेपन में आ गए होंगे, जिसकी वजह से वो एक जानलेवा लेकिन कीमती रिसोर्स बन गई थी। उसी समय माँ वेवी अपने 2 घबराए हुए साथी के साथ रोशन शहर के एरिया में चल रही थी। उनके तेज कदमों की हल्की आवाज पॉलिश सड़क पर गूंज रही थी। वो अपने पिता डीन मा जेन्हे से फोन पर बात कर रही थी। उसकी आवाज में बचा हुआ एड्रेनलिन भरा था। उसने तुरंत बताया कि फीलाइन गर्ल असाइनमेंट के लिए जो जानकारी दी गई थी वो बहुत ज्यादा और खतरनाक तरीके से गलत थी। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी वजह से वो मैदान में तुरंत मर सकते थे। उसने गुस्से से भरी आवाज में बताया कि टारगेट टियर 6 की एंटिटी नहीं थी, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली चालाक टियर 9 का प्राणी था। ये सुनकर उसके पिता भी फोन पर बहुत घबरा गए। अपने इंस्टीट्यूट के ऑफिस के शांत साउंड प्रूफ कमरे से डीन मा जेन्हे ने अपनी बेटी से इस घटना का पूरा मिनट टू मिनट हिसाब देने को कहा और गुस्से से प्रॉमिस किया कि इस बड़ी गलती के लिए वो तुरंत मिशन सिस्टम डायरेक्टर से बात करेंगे। तभी सड़क पर वो सीनियर लड़की, जिसका चेहरा डर से अभी भी पीला था, उसने सुझाव दिया कि उन्हें जल्दी से कैंपस वापस लौटना चाहिए ताकि बढ़ते बदले के खतरे या अचानक दूसरे हमलों से बचा जा सके। अचानक उसने माँ विवेई का हाथ जोर से चेतावनी देते हुए पकड़ लिया। उसके पास रखे फोन पर एक जरूरी नया अपडेट दिखा। लिन जिक्सुन ने टियर 9 कैट गर्ल को पकड़ने का मकसद पहले ही पूरा कर लिया था। माँ विवेई पूरी तरह से दंग रह गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, जिसका पावर लेवल एवरेज माना जाता था, अकेला इतनी शक्तिशाली टियर 9 एंटिटी को कैसे हरा सकता था और जिंदा बच सकता था। असाइनमेंट पूरा करना तो दूर की बात है। जब वीकेंड खत्म हुआ और एडमिनिस्ट्रेटिव काम शांत हो गए तो लिन जिक्सुन और शेन खिंगहा धूप वाले कॉलेज ग्राउंड में घूम रहे थे। हवा साफ और पढ़ाई जैसी थी। लिन जिक्सुन थोड़ा लुका और अपना मोबाइल फोन देखा। उसमें एक ऑफिशियल नोटिस था जो तुरंत उसके अकाउंट में 300 एकेडमिक क्रेडिट्स ट्रांसफर होने की पुष्टि कर रहा था। हालांकि उसने पहचान लिया था कि ये बड़ी रकम कैट गर्ल असाइनमेंट का इनाम थी, लेकिन वो इसके बड़े साइज से हैरान था, क्योंकि ये रकम टियर 6 मिशन के लिए लिस्ट किए गए 50 क्रेडिट से बहुत ज्यादा थी। जब वो आराम से चल रहे थे तब लिन जिक्सुन ने अपने डिवाइस पर दिख रहा एक्सप्लेनेटरी नोटिफिकेशन शेन खिंगहा को दिखाया। उस ऑफिशियल संदेश में लिखा था कि पहले के गलत डेटा की वजह से कैट गर्ल के टास्क को ऑफिशियली टियर 6 क्लासिफिकेशन से बढ़ाकर शक्तिशाली टियर 9 कर दिया गया था। इस सुधार की वजह से मूल इनाम बढ़ गया, जो 50 से 200 क्रेडिट्स हो गया, और इसके साथ 100 एक्स्ट्रा क्रेडिट्स ऑफिशियल रूप से गलत जानकारी से हुए खतरे के मुआवजे इंडेमनिफिकेशन के रूप में दिए गए थे। शेन खिंगहा ने जोर शोर से अपनी नाखुशी जताई। उसने साफ कहा कि स्कूल का मुख्य असाइनमेंट सिस्टम बहुत खतरनाक और भरोसे के लायक नहीं था। उसने लिन जिक्सुन के बहुत बड़े छुपे हुए पावर को ध्यान में रखा और चेतावनी दी कि अगर ये पावर नहीं होता तो उसकी जान कई बार जा चुकी होती। उस बड़े सिस्टम की कमी और उसने जिस बड़े खतरे का सामना किया था, उसको मानते हुए लिन जिक्सुन आगे के टास्क लेते समय बहुत ज्यादा ध्यान और शक रखने के लिए राजी हो गया। इसके बाद उसने शेन खिंगहा को बताया कि अगर टास्क सही और सेफ होंगे तो वो उसको भी आगे के असाइनमेंट्स पर अपने साथ लाना चाहता है, ताकि वो असली दुश्मन सिचुएशंस और लड़ाई के तरीकों से खुद को फेमिलियर कर सके। शेन खिंगहा तुरंत बहुत खुश हो गई। उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा कि ये कितना अच्छा है कि वो आखिरकार उसके साथ असली मिशंस में हिस्सा ले पाएगी और अब उसे बस किनारे नहीं रहना पड़ेगा। अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हुए लिन जिक्सुन ने दोबारा अपने डिवाइस पर देखा और तुरंत फैसला किया कि वो नए क्रेडिट्स का उपयोग करके जरूरी 90 जिन, लगभग 45 किलोग्राम्स बहुत कीमती लाइफ एंड डेथ टोड मीट खरीदेगा।
उसने सोचा कि पहले उसको इतनी बड़ी खरीदारी पर बहुत ज्यादा ध्यान खींचने की चिंता थी, लेकिन उसका हाल ही का स्टेटस बढ़ना और पूरे किए गए मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब था कि अब ये कोई दिक्कत नहीं थी। इसके अलावा उसने पहचाना कि ये खास बीस्ट फ्लैश बहुत पौष्टिक था और शेन किंघे के चल रहे इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में मदद करेगा। इसलिए उसने तुरंत ये निष्कर्ष निकाला कि उसके लिए भी एक अच्छी सप्लाई खरीदी जानी चाहिए। घर डोमिसाइल पहुंचने पर शेन किंघे ने जल्दी से दरवाजा खोला और छोटे अपार्टमेंट की आरामदायक गर्मी ने उनका स्वागत किया। लिन जिक्सुन ने आराम से पूछा कि क्या उसकी कोई खास पसंद है, कि वो किस तरह का सप्लीमेंट्री बीस्ट फ्लैश यानी जानवर का मांस चाहती है। जोश में वो अंदर दौड़ी, अपना बैग नीचे रखा और घोषणा की कि वो परचेजिंग प्रोसेस और इन्वेंट्री डिटेल्स को मैनेज करेगी, और वो उसके पीछे चला, उसकी उत्सुकता पर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। जब वो सेट हो गई तो वो आराम से सोफा पर बैठ गई और अपने हैंडहेल्ड डिवाइस पर अवेलेबल ऑप्शंस देखने लगी। लिन जिक्सुन किचन में जाकर और एक सिंपल एप्रन पहनकर उनका डिनर बनाना शुरू कर दिया। उसने सुना कि शेन किंघे ने टायरेंट ऐश बिग कार्व्ड मीट खरीदने का सुझाव दिया। उसने जल्दी से इस चुनाव को सही बताया कि ये आर्थिक रूप से बहुत अच्छा है। 1 क्रेडिट से 6 जिन मिलता है, जो कई दिनों की अच्छी ट्रेनिंग के लिए काफी है। लिन जिक्सुन ने किचन से ही सहमति दी कि बजट के हिसाब से उसका चयन बिल्कुल सही है। फिर भी शेन किंघे ने उससे ऑर्डर ना देने को कहा, ये बताते हुए कि वो खुद इस ट्रांजैक्शन को हैंडल करेगी। उसने खुशी से उसे याद दिलाया कि फ्रेशमैन कंपटीशन से मिले 90 क्रेडिट्स जो उसने पहले उसको दिए थे, वो पूरी तरह से अवेलेबल और यूज नहीं हुए थे। लिन जिक्सुन, जो बड़े अच्छे से फ्रेश गर्मा गर्म नूडल्स बना रहा था, उसने हल्की मुस्कान दी और तुरंत मान गया। उसने उसे भरोसा दिलाया कि क्योंकि वो एक परिवार की तरह थे, इस बात की चिंता करना कि किसकी क्रेडिट्स घर के काम के लिए यूज हो रहे हैं बिल्कुल जरूरी नहीं और मामूली बात थी। जब लिन जिक्सुन और शेन किंघे अपने बने हुए नूडल्स खा रहे थे, तब अपार्टमेंट की घंटी बजी। एक तेज अचानक डिंग की आवाज जो घर की शांति को तोड़ गई। लिन जिक्सुन ने अपना मुंह पोंछा और कॉल का जवाब देने के लिए उठा। वो एक बड़ा मोटा गत्ते का कंटेनर पकड़कर वापस आया और बीस्ट मीट की डिलीवरी इतनी जल्दी होने पर हल्की हैरानी जताई। पैकेजिंग टेप को जल्दी से फाड़कर खोलने के बाद उसने शेन किंघे को टायरेंट ऐश बिग कार्व्ड मीट वाला पैकेज दे दिया, जो साफ तौर पर कठोर और गहरा था, और उसे तुरंत फ्रिज में रखने का निर्देश दिया। जब ये छोटा घरेलू काम पूरा हो गया तो लिन जिक्सुन ने अपना पूरा ध्यान 90 जिन लाइफ एंड डेथ टोड मीट पर दिया, जिसमें से हल्की ठंडी नमी निकल रही थी। ये मानते हुए कि अब जरूरी असिमिलेशन प्रोसेस शुरू करने का समय आ गया है, उसने अपना हाथ उस ठंडे मांस के ढेर पर रखा। तुरंत ही उस बर्तन से एक शक्तिशाली, लगभग दर्दनाक रूप से ठंडी नीली वाइटाकिटी निकली और उसके शरीर को तेजी से घेर लिया। उसके कानों में एक तेज बजिंग की आवाज आई। एक सिस्टम अलर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि लाइफ एंड डेथ टोड के वाइटल रिजर्वॉयर की बहुत बड़ी मात्रा तुरंत अंदर ले ली गई थी, ये कंफर्म करते हुए कि उसकी संबंधित गाइडबुक पूरी और आखिरी कंप्लीशन 100% तक पहुंच गई थी। इस समय लिन जिक्सुन को एक दिल को छू लेने वाला डरावना भ्रम हुआ। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा अजीब बीटल जैसा प्राणी, असली लाइफ एंड डेथ टोड, को एक शक्तिशाली ईगल जैसे बड़े शिकारी पक्षी द्वारा बेरहमी से टुकड़े टुकड़े किया जा रहा था और मांस फटने की आवाज उस पर हावी हो रही थी। इसके बाद उसने उस एंटिटी की मूल शक्ति देखी। उसके टूटे हुए हिस्से हैरत अंगेज, बेचैन करने वाली रफ्तार से वापस जुड़कर एक हो रहे थे। वो प्राणी सेकंड्स के अंदर अपने बिल्कुल साफ अच्छे रूप में वापस आ गया, जिसके बाद एक और सिस्टम घोषणा हुई कि लाइफ एंड डेथ टोड गाइडबुक को सफलतापूर्वक एक्सेस कर लिया गया है, जिससे उसको नया मूल एट्रीब्यूट मिला, रैपिड सेल्फ हीलिंग। अपने कमरे के अंदर लिन जिक्सुन ने अपनी नई मिली शक्ति के पैरामीटर्स, पहलुओं को गहरी हैरानी और संतुष्टि के भाव से देखा। ऑपरेटिंग सिस्टम ने साफ किया कि शरीर को ठीक करने की उसकी क्षमता बहुत ज्यादा और बुनियादी रूप से बढ़ गई है। अगर उसके पास काफी एनर्जी बची हो और अगर वो तुरंत सर कटने या पूरी तरह से नष्ट होने से ना मरा हो, तो वो लगभग किसी भी बड़े नुकसान से ठीक हो सकता था। इस जबरदस्त संभावना से हैरान होकर उसने मन ही मन कहा कि ये नई शक्ति सच्ची काम की इनविंसिबिलिटी यानी अमर होने की शक्ति है। इसकी सही क्षमता को मापने की जरूरत वाली इच्छा से प्रेरित होकर लिन जिक्सुन ने तुरंत अपनी नई शक्ति को टेस्ट करने की कोशिश की। उसने अपने दांतों से अपने ही हाथ पर बहुत ज्यादा केंद्रित दबाव डाला, जिससे उसकी उंगलियों के जोड़ों पर एक गहरा खून निकलने वाला जख्म बन गया। उसने हैरानी से देखा कि वो चोट जल्दी से अपने आप भर गई। दर्द की जगह एक अजीब खींचना वाली अनुभूति हुई और सिर्फ कुछ ही सांस रोक देने वाले पलों में वो पूरी तरह से ठीक हो गया। किचन के नल के नीचे अपने आप पूरी तरह से ठीक हाथ से बचा हुआ खून धोते हुए उसने इस खास गुण के बड़े असरों पर सोचा। उसने ये निश्चित किया कि खुद को जल्दी ठीक करने की इस अद्भुत क्षमता का उपयोग करके वो लगभग हमेशा पुनर्जीवित, दोबारा जीवित हो सकता है, जब तक इस प्रोसेस को चलाने के लिए पर्याप्त एनर्जी उपलब्ध हो और उसकी जिंदगी तुरंत खत्म ना हुई हो। उसका गहरा विचार दरवाजे की अचानक जोर से बजने वाली घंटी से टूट गया। उसने इतनी देर रात में आने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में सोचा, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। वो और शेन किंघे एक साथ दरवाजे की तरफ बढ़े।
उसने सवाल किया कि क्या उसने कोई और ऐसी खरीदारी तो नहीं कर ली जो अब आई हो, लेकिन उसने कंफर्म किया कि उसने और कुछ ऑर्डर नहीं किया था। जब उन्होंने ताले को खोला और भारी दरवाजा खींचा तो वो दोनों आने वाले मेहमान को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। वो माँ वेवी थी, अच्छे से कपड़े पहने हुए और तनाव में दिख रही थी। उसने हल्का सा सर झुकाया और इतनी देर रात में उनको डिस्टर्ब, परेशान करने के लिए शांत, घबराहट भरी माफी मांगी। अपार्टमेंट की हवा आम थी, बस चमकती हुई लकड़ी की हल्की खुशबू आ रही थी। शेनकिंगहान से थोड़ा दूर खड़े होकर लिन जिचन ने हल्का झुककर माँ वेवी से उनके अचानक आने का मकसद पूछा। माँ वेवी ने सीधे उसकी आंखों में देखा, गहरा इंटरेस्ट दिखाया और पूछा कि उसने मुश्किल कैट गर्ल असाइनमेंट को कैसे पूरा किया। उसने धीरे से रिक्वेस्ट की कि वो बताए कि उसने ये काम कैसे किया। लिन जिचन का जवाब तुरंत और साफ था। उसने सीधे कहा कि ऐसी सेंसिटिव ऑपरेशनल जानकारी शेयर करना ठीक नहीं होगा। माँ वेवी ने बड़े आराम से मना करने की बात मान ली। थोड़ा सा दुख था और जाने की तैयारी की, अपनी जैकेट की लपेल ठीक करते हुए। शेनकिंगहान ने प्यार से हाथ आगे बढ़ाया और गर्म चाय के लिए ऑफर किया, लेकिन माँ वेवी ने शिष्टाचार से मना कर दिया। कहा कि वो पहले से ही बिजी है और उन्होंने आगे कभी आराम से मिलने का सुझाव दिया। हल्का सा झुककर वो पलट गईं और दरवाजा बंद होने की हल्की आवाज से पता चला कि वो चली गई है। उसके जाने के बाद जो थोड़ी देर की शांति आई, उसके बाद शेनकिंगहान ने लिन जिचन से दिल की बात कही। उसके चेहरे पर सोचने वाला एक्सप्रेशन था। उसने जोर देकर कहा कि माँ वेवी का कैरेक्टर सच में बहुत अच्छा है। उसने बताया कि वेवी असाइनमेंट के बारे में गलत जानकारी फैलने से सच में चिंतित थी, इसीलिए उसने पहले ही उसको, शेनकिंगहान को, प्राइवेटली मैसेज करके गंभीर चेतावनी दी थी। शेनकिंगहान ने सुझाव दिया कि माँ वेवी से ज्यादा बातचीत करना जरूरी है, शायद इससे एक मजबूत अलायंस बन सके। लिन जिचन तुरंत मान गया। उसने कहा क्योंकि माँ वेवी का घर उनके ठीक नीचे वाले फ्लोर पर है, इसीलिए वो बिना किसी फॉर्मेलिटी के जब चाहे आ सकती है। सीन अचानक से तिएनरिन रिसर्च इंस्टीट्यूट में बदल गया। लैब की साफ रोशनी लंबी परछाइयां बना रही थी जब ल्यू चुआनवू और सॉन्ग युयान लिन जिचन के साथ हाल की घटनाओं पर बात कर रहे थे। ल्यू चुआनवू ने एक उलझी हुई घटना बताना शुरू किया जो उसने कुछ घंटे पहले देखी थी। डीन माज हेनाई ने मिशन सिस्टम देखने वाले डायरेक्टर से फिजिकल झगड़ा किया था। ल्यू चुआनवू ने समझाया कि ये झगड़ा, जो गुस्से वाली बहस से शुरू हुआ था जिसमें जोर से आवाजें और दरवाजे पटकने की आवाज थी, वो जल्दी ही पूरे फिजिकल झगड़े में बदल गया। सॉन्ग युयान पेशेवर चिंता से अपनी भौहें सिकोड़कर तुरंत अनुमान लगाया कि इस असाधारण लड़ाई का असल कारण कैट गर्ल असाइनमेंट से जुड़े गए झूठे डेटा का हाल ही में पता चलना था। ल्यू चुआनवू ने दुख भरे इशारे से इस अनुमान को सही बताया, ये साफ करते हुए कि माँ जेनहाई, जिन्होंने पहले यही काम लिया था, बहुत गुस्से में थे क्योंकि जानबूझकर गलत बताई गई पावर रेटिंग के कारण उनकी बेटी, जो उनके साथ मिशन पर काम कर रही थी, लगभग मरने वाली थी। सॉन्ग युयन पास झुकी, जरूरी धोखे पर जोर दिया। मिशन के डॉक्यूमेंट्स में कैट गर्ल को सिर्फ एक आम टियर 6 एंटिटी बताया गया था, जबकि उसकी असली शक्ति पक्की टियर 9 थी। उसने फिर लिन जिचन से सीधा गहरा सवाल पूछा कि वो, जबकि सब जानते हैं कि वो सिर्फ एक आम टियर 6 प्रैक्टिशनर है, उसने बिना किसी बाहरी मदद के ये काम सफलतापूर्वक कैसे पूरा कर लिया। ल्यू चुआनवू ने मजाकिया तौर पर इस टेंशन को कम करते हुए जोर से हैरानी जताई कि कहीं लिन जिचन ने चुपके से किसी अनुभवी प्रोफेशनल से मदद तो नहीं ली, या फिर कोई जरूरत से ज्यादा एडवांस अनजानी डिसेप्शन टेक्निक तो नहीं इस्तेमाल की। लिन जिचन ने हल्का सा सिर हिलाकर दोनों संभावनाओं को गलत साबित किया, ये पक्का करते हुए कि उसने उस शक्तिशाली दुश्मन को पूरी तरह अकेले हराया, सिर्फ अपनी सच्ची शुद्ध फिजिकल ताकत और मार्शल स्किल का इस्तेमाल करके। इस साफ घोषणा ने ल्यू चुआनवू और सॉन्ग युयन दोनों को बिल्कुल चुप कर दिया। हैरानी में उनका मुंह एक साथ खुल गया। उनके आसपास की हवा कम हो गई क्योंकि उन्हें तुरंत शक होने लगा कि वो जब से आया है तब से अपनी असली क्षमताओं को छुपा रहा था, जबकि उसके इंस्ट्रक्टर्स इस हैरान करने वाली सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे थे। लिन जिचन ने अपनी कनपटियां रगड़ी, गहरी थकान को छुपाते हुए। उसने मन में सोचा कि पिछले कुछ मुश्किल दिन उनके पेशेवा साथ में बिताने के बाद उन्होंने ये पक्का साबित कर दिया है कि वो भरोसेमंद लोग हैं। उसने निष्कर्ष निकाला कि अब अपनी शक्तियों के बारे में असली सच्चाई बताना जरूरी और फायदेमंद है, क्योंकि उनका ज्ञान उस मुश्किल एपर्चर ओपनिंग टेक्निक की रिसर्च में जरूरी मदद दे सकता है जिसे वो कोशिश कर रहा था। एक मुश्किल मुस्कान लाकर उसने अपनी एक्सप्लेनेशन शुरू की। उसकी असली वर्तमान पावर लेवल हाल ही में आम टियर 9 तक पहुंच गई है। इस पहली बड़ी जानकारी को पूरी तरह समझने से पहले उसने जल्दी से ये जोड़ा कि उसने पहली फुल बॉडी टेम्परिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है और अभी वो अपनी दूसरी राउंड की गहरी स्किन टेम्परिंग में लगा हुआ है। अपनी विकास की हैरान करने वाली स्पीड से इस पेशेवर जोड़ी को फिर से दंग कर दिया। ल्यू चुआनवू जोर से कांपने लगा। उसके हाथ तेजी से हिल रहे थे जब वो इस घोषणा की पूरी अहमियत को समझ रहा था। सिर्फ बेकाबू खुशी से भरकर वो जोर जोर से रोने लगा। गर्म आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे जब उसने घोषणा की कि प्योर ब्लड रास्ते के लिए उसकी कई दशकों की लगन आखिरकार गहरी सफलता में बदल गई है। उसने एक बड़ा नाटकीय सपना दिखाया जहां वो और लिन जिचिन एक निश्चित चोटी पर खड़े थे।
पूरे विश्वास से भविष्यवाणी की, ऐसे महान अनोखे टैलेंट से प्योर ब्लडेड इंसानी वंश की जीत पक्की है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनका नाम आखिरकार पूरी दुनिया और इतिहास में गूंजेगा। अचानक से रिसर्च लैब की तनाव भरी सच्चाई में वापस आते हुए डीन अभी भी रो रहा था, जल्दी जल्दी अपनी आंखें पोंछते हुए। उसने विस्तार से बताया कि उसने प्योर ब्लड कल्टीवेशन रास्ते की जांच में कई मुश्किल दशक लगा दिए थे। एक ऐसी लगातार कोशिश जिसने उसकी पूरी परिवार की दौलत खत्म कर दी थी और उसकी पत्नी और बच्चों ने उसे दुख से छोड़ दिया था। फिर भी अब तक बहुत कम अच्छे नतीजे मिले थे। उसने पूरे विश्वास से कहा कि लिन ज़िचिन जैसा महान टैलेंट अचानक मिलने से आखिरकार प्योर ब्लड मेथोडोलॉजी को फलने फूलने और स्वीकार होने की अनुमति मिल जाएगी। लिन ज़िचिन पूरी तरह दंग होकर बस यही सोच सकता था कि इस बूढ़े डीन के अचानक और एक साथ दिखाए गए शुद्ध दुख और बेकाबू खुशी के पीछे क्या अजीब कारण था। थोड़ा सा खुद को संभालते हुए लियू च्वानबू ने लिन ज़िचिन के कंधे पर एक मजबूत ठीक हाथ रखा। उसने लिन ज़िचिन की असाधारण क्षमता के लिए गहरी तारीफ की, ये नोट करते हुए कि अगर सोर्स पावर की कमी नहीं होती तो वो तुरंत शक करता कि लिन ज़िचिन सीधे उस रहस्यमयी सोर्स लैंड से आया है। इस अनजान टर्मिनोलॉजी ने लिन ज़िचिन के चेहरे पर हैरानी ला दी। लियू च्वानबू ने फिर अपनी विस्तारित हाइपोथेसिस पेश की, क्योंकि इस दुनिया में अजीब शक्तिशाली प्राणी हैं, तो ये तर्क से सही है कि उनके जैसे ही लोग, जिन्हें अजनबी या अनोखे गिफ्ट वाले व्यक्ति कहा जाता है, भी कॉस्मिक स्केल्स को बैलेंस करने के लिए नेचुरली मौजूद होने चाहिए। सॉन्ग यूयान ने अपनी हैरानी जताई, ये मानते हुए कि उसने अपने ट्रेनिंग या रिसर्च में पहले कभी इस खास कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं सुना था। लिन ज़िचिन ने इसके बाद सोर्स पावर की असली नेचर के बारे में पूछा। डीन ने समझाया कि सोर्स पावर एक अकेली अनोखी तरह की एनर्जी है जो सिर्फ सोर्स लैंड से आने वाले लोगों तक ही सीमित है। उसने इसकी तुलना दूसरी बुनियादी एनर्जी से की, जैसे क्यू, ब्लड एनर्जी या स्पिरिचुअल एनर्जी, लेकिन ये बुनियादी तौर पर अलग है। उत्तेजित होकर लिन ज़िचिन ने फिर पूछा कि इस खास शक्ति को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। लियू च्वानबू ने यह मान लिया कि उसके पास कोई सही जवाब नहीं है, क्योंकि उसने अपने बहुत लंबे जीवन में सिर्फ 2 ही ऐसे रहस्यमयी अजनबियों से मुलाकात की है। सॉन्ग यूयान ने इस दावे पर जोर से हंसी, कहा कि यह बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है, और इस सच्चाई पर जोर दिया कि क्योंकि लियू च्वानबू खुद आम टियर 9 तक ही सीमित है, वो तुरंत खत्म हुए बिना पर्सनली सोर्स लैंड में घुस नहीं सकता। लिन ज़िचिन ने उनसे पूछा कि क्या इस जगह में घुसने के लिए कोई खास बायोलॉजिकल क्राइटेरिया है। लियू च्वानबू ने इसकी पुष्टि की, ये पक्का करते हुए कि जरूरी मापदंड एक हाई लेवल बीइंग का स्टेटस था, चेतावनी देते हुए कि इस डेजिग्नेशन से नीचे के लोग जैसे ही दहलीज पार करेंगे वो तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। खुद को बचाते हुए लियू च्वानबू ने जल्दी से स्पष्ट किया कि उसकी उन 2 अजनबियों से मुलाकात अर्थ पर सुरक्षित रूप से हुई थी, सोर्स लैंड से अलग। पहली अजनबी जिससे लियू च्वानबू मिला था वो एक बहुत ही शक्तिशाली महिला स्टूडेंट थी, जिसे उसने कई दशक पहले स्वीकार किया था। जैसे ही लियू च्वानबू बोल रहा था, लो तियानचू की प्राणियों से लड़ने की एक तेज साफ तस्वीर लिन ज़िचिन के दिमाग में चमकी, जिससे उसे ये डर वाला एहसास हुआ कि शेन किंगहान की रहस्यमयी सीनियर सिस्टर ही उन शक्तिशाली अजनबियों में से एक होनी चाहिए। लियू च्वानबू ने अपनी कहानी जारी रखी, समझाया कि दूसरी अजनबी से मुलाकात प्राचीन खंडरों के अंदर हुई थी, वही जगह जहां पहली बार रेवोल्यूशनरी ब्लड टेम्परिंग मेथड का पता चला था। ये गोपनीय जानकारी देने के बाद लियू च्वानबू ने जोर देकर दोनों सुनने वालों को निर्देश दिया कि वो ये सेंसिटिव जानकारी किसी भी हाल में बाहर के लोगों को ना बताएं। सॉन्ग यूयान ने जोश के साथ पूरी तरह चुप रहने की कसम खाई, अपना हाथ कसम खाने के लिए उठाया, और लियू च्वानबू ने उनकी समझदारी पर अपना भरोसा जताया। उसने लिन ज़िचिन को एक खास गंभीर चेतावनी दी, अपनी असली बायोलॉजिकल शक्ति को ध्यान से छुपाकर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि खतरनाक हेरेटिक्स यानी लोग उन्हें निशाना बना सकते हैं, और वो हर जगह हैं, यहाँ तक कि कॉलेज में भी छिपे हैं। सुरक्षा के लिए उसने एक प्रैक्टिकल हल बताया। अगर लिन ज़िचिन अपनी असली जबरदस्त शक्तियों के लायक असाइनमेंट्स करना चाहता है तो उसको सॉन्ग यूयान का मिशन अकाउंट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसकी पहचान सिर्फ ऑर्डिनरी टियर 9 प्रैक्टिशनर की है। तो ये तरीका उसको पूरी ताकत लगाने और मुश्किल काम करने देगा, बिना उसकी बायोलॉजिकल ग्रोथ की हैरान करने वाली रफ्तार बताए। लिन ज़िचिन झट से इस योजना पर सहमत हो गया। बची हुई क्यूरियोसिटी के चलते लिन ज़िचिन ने डीन से आखिरी सवाल पूछा कि क्या उनके पास सोर्स लैंड की मौजूदा स्थिति के बारे में कोई और जानकारी है। लियू च्वानबू का चेहरा बहुत गंभीर हो गया और उसकी आंखों में एक छाया आ गई। उसने साफ किया कि सोर्स लैंड से जुड़ा सारा डेटा इंटरनेशनल लेवल पर बहुत क्लासिफाइड है और उसकी अपनी जानकारी बहुत कम है। उसने लिन ज़िचिन को सलाह दी कि जब तक वो खुद एक हाई लेवल एंटिटी नहीं बन जाता तब तक वो इन बड़ी चिंताओं को छोड़ दे। फिर भी उसने एक जरूरी बात बताई, सोर्स लैंड से आने वाले ज्यादातर प्राणी इंसानियत के लिए बहुत हॉस्टाइल है और हमेशा पृथ्वी पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। लियू च्वानबू ने आगे बताया कि कुछ बड़े स्ट्रेटेजिक लोग ये सोचते हैं कि वो प्राणी हमला करना चाहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर कोई ऐसी जरूरी चीज रिसोर्स है जो उनके जीने या राज करने के लिए चाहिए।
उनकी ये गंभीर गहरी बात अचानक रुक गई क्योंकि डीन का फोन जोर से खुशनुमा मीठा रिंगटोन बजने लगा। उसने एक अलग ही टोन में एक जानी पहचानी फ्लर्टेशियस तरीके से बेबी कहकर फोन उठाया और उसने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि उसके एक पुराने दोस्त ने उसको तुरंत डिनर खाने पर बुलाया है। वो जल्दी से चला गया और उन्हें छोटे में हल्के से बोला कि अगर कोई इमरजेंसी हो तभी उससे कांटेक्ट करे। उसके जल्दी जाने पर यूएन ने ताने मारकर डीन की मेहनत पर कमेंट किया। उसकी मुस्कुराहट में हल्के से गुस्सा था। उसने सोचा कि वो उनकी बढ़ती हुई महंगी रिसर्च के लिए और पैसा ला रहा होगा। लियू चुआनवू के जाने के बाद यूएन ने अपना पूरा ध्यान वापस लिन ज़िचेन पर दिया। उसने दोबारा धीमी और फोकस्ड आवाज में पूछा कि उसने अपनी बायोलॉजिकल टीयर और टेम्परिंग में हुई प्रोग्रेस को इतनी अच्छी तरह से कैसे छुपाया कि उसके जैसी शक्तिशाली व्यक्ति भी उसकी धोखाधड़ी को समझ नहीं पाई। लिन ज़िचेन ने माफी मांगी, ये कहते हुए कि अभी उस मैकेनिज्म तरीके के बारे में बताना ठीक नहीं है और ये बहुत सेंसिटिव मामला है। उसने मन ही मन में माना कि उसके सिस्टम का खुद का स्टेल्थ मैकेनिज्म ही उसकी सबसे जरूरी आखिरी ताकत है और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यूएन ने थोड़ा विनम्र मनाने वाला रवैया अपनाया। उससे वो क्लासिफाइड जानकारी निकलवाने की कोशिश की। उसने राज बदलने का प्रस्ताव भी रखा, थोड़ा सा आगे झुकते हुए, जिसके चेहरे पर फ्यूचर में मदद का वादा था। लेकिन लिन ज़िचेन, जो उस फोकस ध्यान से थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, उसने उन खास जानकारियों को बताने से साफ मना कर दिया। उसका पक्का मना देखकर यूएन ने लंबी सांस ली और हार मान ली। लेकिन उसका मूड तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में एक चुनौती भरी चमक थी। उसने जोर से अपनी उंगलियां चटकाई और प्रस्ताव रखा कि क्योंकि अब वो दोनों ऑर्डिनरी टीयर मेन प्रैक्टिशनर है तो उन्हें तुरंत एक गंभीर स्पारिंग मुकाबला करना चाहिए। लिन ज़िचेन का चेहरा एक बड़ी सच्ची मुस्कान से खिल उठा। उसने तुरंत चुनौती मान ली और मन ही मन में फैसला किया कि एक असली पीयर बराबर के शक्ति वाले का सामना करना उसकी खुद की शक्तियों को ठीक से जांचने का सबसे अच्छा तरीका होगा। यूएन ने तुरंत एक तेज लड़ने वाला स्टैंस ले लिया। उसकी आवाज शांत और पूरी तरह से मजबूत थी। उसने अपनी पर्सनल प्रोग्रेस रिपोर्ट की बातें बताना शुरू कर दिया। उसने कंफर्म किया कि वो फिलहाल अपनी दूसरी स्किन टेम्परिंग के मुश्किल प्रोसेस से गुजर रही है और उसको अंदर ही अंदर एक तेज जलन महसूस हो रही है। उसने आगे कहा कि कठिन दूसरी मसल टेम्परिंग सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है और उसके कोर में जुड़ चुकी है। इसके अलावा दूसरी बोन टेम्परिंग का फेज 20% पूरा हो चुका है और वो बिल्कुल शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। जब उसने अपनी बात खत्म की तो उसके होठों के पास थोड़ा तनाव था और उसने लिन ज़िचेन को साफ तरह से निर्देश दिया। अब समय आ गया है कि वो अपनी पूरी बिना रुके हुई शक्ति उसके खिलाफ निकाले। गे रिसर्च इंस्टीट्यूट के क्लीन ट्रेनिंग रूम की हवा ठंडी और ड्राई थी। लिन ज़िचेन और सोंग युआन एक दूसरे के सामने सॉफ्ट व्हाइट मैट पर खड़े थे, एक टफ स्पारिंग के लिए रेडी हो रहे थे। वेंटिलेशन सिस्टम की हल्की आवाज बैकग्राउंड में गूंज रही थी। युआन ने सिर झुकाया, उसकी गहरी आंखें उसको जज कर रही थी। उसने उसकी तैयारी के बारे में पूछा। उसकी आवाज प्रोफेशनल और सही थी। फिर उसने उसको बोला कि पहले वो अटैक शुरू करे। उसने समझाया ये तरीका उसकी रॉ बिना पॉलिश की हुई पावर को चेक करने के लिए था। उसने एक हल्का डिफेंसिव पोज लिया। उसका वेट उसके पक्के स्टैंड में रुक गया। उसने उसको अटैक करने का खुला इन्विटेशन दिया। लिन ज़िचेन धोखा देने वाली स्पीड से चला। वो झट से डिस्टेंस कवर कर गया और एक तगड़ा तेज हाई किक मारी। उसका इम्पैक्ट सोंग युआन की हड्डियों में गूंज उठा। ये एक बहरहम चौंकाने वाला प्रेशर था जिसने उसे चिकने सिंथेटिक मैट पर कई फीट पीछे धकेल दिया। उसके ट्रेनिंग शूज के सोल्स उस घिसाव से एक पल के लिए जल गए। उसके अंदर गहरे इंटरनल शॉक की एक लहर दौड़ गई। फिजिकल मेहनत के बावजूद उसका खून ठंडा हो गया। उसमें जितनी ताकत होनी चाहिए उससे ज्यादा है, उसने तुरंत फील किया। हालांकि उसने सिर्फ पहला स्किन टेम्परिंग स्टेज, एक शुरुआती स्टेज ही पूरा किया था। उसकी रॉ शक्ति उसको तेज फैलता हुआ फिजिकल दर्द देने के लिए काफी थी, जबकि वो खुद दूसरे मसल टेम्परिंग स्टेज तक पहुंच चुकी थी। उसकी ये इतनी बड़ी अनबैलेंस्ड कैपेसिटी अजीब लग रही थी और उसके मन में सच्ची चिंता थी कि वो जल्दी ही उसकी एबिलिटीज को पूरी तरह से पीछे छोड़ देगा। फिर भी सोंग युआन ने डिसाइड किया कि जब तक उसके पास फायदा है, अपनी सीनियरिटी और रैंक दिखाना बहुत जरूरी है। अपने गले में तेज मेटल जैसा चिपका हुआ दर्द छुपाने की कोशिश करते हुए उसने एक पेनफुल फटी हुई खांसी को दबाया और तुरंत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड का दिखावा किया। फिर उसने लिन ज़िचेन को डांटा। उसकी आवाज उसके पिछले ब्लो पर नकली गुस्से से तेज थी। उसने सिखाया कि वजह यह थी कि उसने जरूरी स्पॉट पर निशाना नहीं लगाया। इस बेसिक सच्चाई पर जोर दिया कि असली लड़ाई सिर्फ ताकत दिखाने की नहीं बल्कि जीने का मामला होती है। उसका क्लियर लेकिन ध्यान से छुपाया हुआ दर्द देखकर लिन ज़िचेन ने पूरी तरह से एक्सप्रेशनलेस फेस बनाए रखा। उसकी क्रिटिसिज्म में पूरा साथ दिया और उसके टेक्निकल पॉइंट को छोटे से सिर हिलाकर एक्सेप्ट किया। अपने शांत ऑथोरिटेटिव बिहेवियर को वापस पाकर सोंग युआन ने फॉर्मली उनके ऑफिशियल लड़ाई शुरू होने की घोषणा की। उसने सीधी चुनौती दी। अब उसकी सांस थोड़ी तेज चल रही थी। क्या वो उसके खिलाफ 5 पूरे मिनट की लड़ाई झेल सकता था? जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसके होठों से एक हल्की ग्राउल निकली। लिन ज़िचेन ने तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसके पावरफुल अटैक को रोकने के लिए अच्छी ट्रेनिंग के साथ आगे बढ़ा। मैट के बीच में एक भयानक और तेज लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें बिजली की स्पीड से वार हुए। पंचेस रिस्ट से टकराए, किक्स शिन्स पर लगे।
लिन ज़िचिन ने फोकस्ड पंचेस की एक लगातार बौछार शुरू की, अपनी नई मिली हुई सारी शक्ति का यूज किया, जिससे सोंग युआन को अटैक करने का दिखावा छोड़ना पड़ा और सिर्फ एक हालात बिगड़ने वाली तेज डिफेंस पर फोकस करना पड़ा। अंदर ही अंदर हलचल मच गई। उसके पेट में एक ठंडा डर बैठ गया, क्योंकि उसने पहचाना कि अपनी पूरी कैपेसिटी का यूज करने के बावजूद वो हर एक वार का उतनी ही बेरहम ताकत से जवाब दे रहा था। रियल हार की पॉसिबिलिटी एक काले साए की तरह मंडराने लगी। जैसे ही लड़ाई चलती रही, लिन ज़िचिन ने डिसाइड किया कि इसे जल्दी खत्म करने का टाइम आ गया है। उसकी रिस्पेक्ट बचाने और उसके मेंटल टूटने को रोकने के लिए एक सोच समझकर उठाया गया स्टेप। उसने डिसाइड किया कि जब सोंग युआन नेक्स्ट पंच मारेगी तो वो हारने की एक्टिंग करेगा। पहले से डिसाइड किया गया वार उसके शोल्डर पर जोर से लगा। उसने एक्टिंग करते हुए अपनी बॉडी पीछे फेंका, पूरी तरह से हार मान लेने की एक्टिंग की और तेज आवाज के साथ मैट पर गिर गया, जिसकी गूंज शांत रूम में हल्की सी सुनाई दी। उसको खड़ा करते हुए सोंग युआन ने जबरदस्ती स्माइल दी और उसकी क्लियर एबिलिटी की तारीफ की। फिर भी अंदर से वो हल्के से कांप रही थी। चिंता से उसकी स्किन ठंडी थी। उसे गहरी टेंशन के साथ एक एहसास हुआ। उसने ये छोटी नकली जीत हासिल करने के लिए अपनी टोटल हिडन शक्ति का लगभग 90% खर्च कर दिया था। उसकी बड़ी चिंता कंफर्म हो गई कि 12 महीनों के अंदर वो किसी भी लेवल पर उसके साथ लड़ाई करने में पूरी तरह से इनकेपेबल हो जाएगी। लड़ाई के टॉपिक से हटकर सोंग युआन ने कहा कि क्योंकि स्किन टेम्परिंग का इनिशियल फेज पूरा हो चुका था, अब वो एपर्चर एक्टिवेशन की कोशिश करने के लिए रेडी था। उसने उसको उसके सबसे नए बेस्ट रिसर्च से निकाले मेथड में सिखाने का ऑफर दिया। मैट पर ही आराम से पलाथी मारकर बैठते हुए उसने ध्यान से बेसिक रूल्स बताना शुरू किया। उसने समझाया कि इंसानी बॉडी में 366 एपर्चर्स होते हैं, छोटे, तोड़ने में मुश्किल एनर्जी नोड्स। ब्लड टेम्परिंग डिसिप्लिन के रूल्स के बेसिस पर दिल के सबसे करीब 4 एपर्चर, जो जरूरी सेंटर के पास होने के लिए जाने जाते हैं, इनिशियल एक्टिवेशन के लिए सबसे कम रेजिस्टेंस देते थे। उसके केयरफुल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए लिन ज़िचिन ने अपनी नई की और तेज खून को अंदर की तरफ धकेल दिया। हर एक सेकंड में 10 बार इन स्पेसिफिक सेफ स्पॉट्स पर अटैक करने की कोशिश की। उसके चेस्ट बोन के पीछे एक गहरा डिसअपॉइंटिंग प्रेशर बना। फिर भी गुस्से में आकर उसने अपनी आंखें खोल दी। तेज कोशिश से सिर्फ धड़कता हुआ सिरदर्द मिला। उसने एनर्जी ब्लॉक्स को तोड़ने में पूरी तरह से फेल होने को पहचाना। उसकी क्लियर डिसअपॉइंटमेंट देखकर सोंग युआन ने तुरंत तसल्ली दी। हल्के से ये गेस किया कि या तो उसकी करंट फिजिकल पावर अभी भी कम थी, या शायद उसकी नई डेवलप हुई टेक्निक के लिए और इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। अब सीन लू फैमिली के एंसेस्टर्स के घर के नीचे अंधेरे बेसमेंट की हैवी रुकी हुई हवा की तरफ शिफ्ट होता है। वो अंडरग्राउंड जगह ठंडी थी, जिसमें हल्की सी फंगस लगी मिट्टी और पुराने पत्थर की स्मेल आ रही थी। लियू चुआनवू एक विशाल, बड़े तरीके से कार्व्ड पुराने ब्रॉन्ज के कॉफिन ताबूत के सामने खड़ा था। उसकी डल मेटल सरफेस ऊपर लटके हुए एक इलेक्ट्रिक लैंप की वीक फ्लिकरिंग लाइट को एब्जॉर्ब कर रही थी। उसने एक्साइटमेंट से वहां रहने वाले पवेलियन मास्टर को बताया कि एक ऐसा टैलेंटेड बंदा मिल गया है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, एक ऐसा जिससे उसे उम्मीद थी कि वो प्योर ब्लड ह्यूमन लीनिएज के रास्ते से अपने एपर्चर्स को अनलॉक करने में सक्सीड होगा। लियू चुआनवू ने प्रॉमिस किया कि मास्टर जल्दी ही इस स्टूडेंट की रोज की शी और ब्लड सप्लाई से लाइफ फोर्स ले पाएंगी, जिससे उसको उस रिस्ट्रिक्टेड बोझ डालने वाले कॉफिन के अंदर कैद रहने का दर्द झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लंबे, पेनफुल, गहरे सन्नाटे साइलेंस के बाद फाइनली कॉफिन के अंदर से एक हल्की ड्राई स्क्रैच की आवाज आई। लियू चुआनवू का फेस वरीड और बहुत थका हुआ हो गया। जवाब देने में इतनी ज्यादा देर ने उसको ये हिंट दिया कि सिर्फ बात करने के लिए जरूरी एनर्जी इकट्ठा करने में मास्टर की बची हुई शक्ति का पूरा एक दिन लग गया था। ब्रॉन्ज बॉक्स से कई कदम दूर हटते हुए पवेलियन मास्टर के कंटिन्यूअस वरीसम गिरावट के बारे में उसकी चिंता का हैवी वेट बढ़ गया। उसने बहुत जोर से चाहा कि लिन ज़िचिन उसके पूरी तरह से मरने से पहले एक हाई लेवल क्रीचर बन जाए, जो उनके जेनरेशन टू जेनरेशन के राज को अपने साथ ले जा रही थी। लिन ज़िचिन अपने शेयर्ड कंफर्टेबल लेकिन सिंपल घर लौट आया। ग्रोसरी बैग्स के प्लास्टिक हैंडल उसकी उंगलियों में हल्का सा कट कर रहे थे। उसने जल्दी से एक कंफर्टेबल खाना बनाने का प्लान बताया, होप कि वो स्पार से बचे हुए स्ट्रेस को दूर कर देगा। शेनिंगहैन ने उसको दरवाजे पर ही रोक लिया, एक सीरियस, फोकस्ड एटीट्यूड रखा। उसने बोला कि उसके पास अभी बात करने के लिए कुछ जरूरी मैटर है और उसको छोटे काउच की तरफ इशारा किया। उसने उसको बताया कि मो डोंगजी, उसका मास्टर, चाहते हैं कि उसका जीन फ्यूजन का प्रोसेस टाइम से पहले शुरू किया जाए। उसके मास्टर ने स्पेशली गहरे नीले जेलीफिश का जीन चुना था, ये बोलते हुए कि उसके खास फीचर्स उसके करंट एवोल्यूशन स्टेज के लिए ठीक हैं। लिन ज़िचिन रुक गया, दिमाग में उस अजीब घंटी जैसी शेप के ऑर्गेनिज्म की इमेज बना रहा था। वो तुरंत जान गया कि भले ही आम गहरे नीले जेलीफिश एक लो लेवल क्रीचर से रिलेटेड थी, स्पेसिफिक जेलीफिश किंग वेरिएशन में जल्दी से एक बेटर इवॉल्व स्टेट तक पहुंचने की रेयर एबिलिटी थी। इसका मेन बेनिफिट उसकी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग पावर में था, जो सेम रैंक के दूसरे क्रीचर से कहीं ज्यादा अच्छी थी।
लिन जिचिन ने एक पल का कैलकुलेशन करने के बाद कंफर्म किया कि ये प्रपोजल फंडामेंटली सही लग रहा था। फिर शैनिंग हान ने अपना मेन टेंशन बताया। उसकी आवाज डर की विस्पर में कम हो गई। उसने समझाया कि जो मटेरियल उसका मास्टर यूज करना चाहते थे वो कोई नॉर्मल, आसानी से मिलने वाला जीन नहीं था, बल्कि स्पेसिफिकली पावरफुल, बहुत अच्छे से बनाया गया जेलीफिश किंग जीन था। उसकी सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि उसका बेसिकली कमजोर फिजिकल स्ट्रक्चर इतने हाई ग्रेड जेनेटिक इनपुट को झेल नहीं पाएगा, जिससे शायद भयानक, ठीक न होने वाला म्यूटेशन हो सकता है। ये सुनकर लिन जिचिन को शॉक लगा। वो जानता था कि एक अकेला जेलीफिश किंग जीन सैंपल मिलने में कितनी रैरिटी है और उसका कितना ज्यादा प्राइस है। मो डोंगजी को टेंशन लिए बिना पैसे उड़ाते हुए इमेजिन करके थोड़ी देर के लिए तेज जलन की एक लहर उठी, जिसे उसने तुरंत रोक दिया। उस फीलिंग को दूर करते हुए उसने शन किंग हान को हल्के से कंफर्ट दिया। उसका हाथ उसके नरम बालों को अश्योर करने के लिए टैप करने उठा। उसने उसको भरोसा दिया कि जेलीफिश टाइप के क्रीचर्स इंसानी फॉर्म के साथ एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल बायोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी दिखाते हैं, जिसमें रिजेक्ट होने का रिस्क बहुत कम होता है। इसके अलावा उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हाई 21% कंपैटिबिलिटी रेटिंग इस बात की गारंटी देती थी कि एक हाई लेवल बीस्ट जीन को जोड़ना उसकी लाइफ के लिए कोई बड़ा डेंजर नहीं था। फिर शैनिंग हान ने आगे के बुरे साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछा। लिन जिचिन ने होने वाले रिजल्ट साफ साफ बता दिए। नेचुरल फर्टिलिटी, क्षमता खो जाना और बीस्ट टाइप जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स दिखना। उसने उसका हाथ धीरे से पकड़ा और उसे याद दिलाया कि उन्होंने पहले ही उसके ओवा फ्रीज कर दिए थे, तो आगे वो बायोलॉजिकल बच्चे पैदा कर सकते हैं। अपने हाथ एक साथ मिलाते हुए उसने बताया कि नए जीन्स को ध्यान से थोड़ा डॉर्मेंट करने से बीस्ट के दिखने वाले फीचर्स को लोगों से छुपाया जा सकता है। उसने उसकी सैडनेस कम करने की ट्राई की और हल्का सा स्माइल करते हुए इशारा किया कि कैट जैसे नरम कान या एक प्यारी फॉक्स टेल जैसे फीचर्स अक्सर लोगों को पसंद आते हैं, वो खराब नहीं है। उसकी ट्राई काम आई और उसका मूड काफी बेहतर हो गया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने उसे देखते हुए कहा कि जेलीफिश किंग उसको कौन से फीचर्स देगा, खासकर ये सोचते हुए कि क्या वो सच में और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगी। अपने फोन की स्क्रीन पर गहरे नीले जेलीफिश की फोटो एक्साइटमेंट से दिखाते हुए उसने लिन जिचिन से उसकी ब्यूटी पर ओपिनियन मांगा। उसने अपना सर उसके बहुत पास झुकाया, इतना कि वो उसकी शर्ट से आती हुई ट्रेनिंग रूम के एंटीसेप्टिक की हल्की सी खुशबू स्मेल कर सकी। उसके गाल हल्के पिंक हो गए। उसने नरम आवाज में जवाब दिया कि जेलीफिश अपने अजीब तरीके से ब्यूटीफुल तो थी, लेकिन उसकी ब्यूटी तुम्हारी ब्यूटी के पास भी नहीं आती है। कन्वर्सेशन वापस लॉजिस्टिक्स काम की बातों पर पलट गई। शिनचिंग हान ने उसे बताया कि उसके मास्टर ने खुद उस क्रीचर का वीडियो फुटेज रिकॉर्ड किया था, हजारों मीटर डीप ठंडे पानी में उतरकर, बिना किसी आर्मर या सबमर्सिबल के। लिन जिचिन ने मन ही मन कैलकुलेट किया कि इतने बड़े प्रेशर को सहने के लिए उसके मास्टर की बॉडी कम से कम रेयर क्लासिफिकेशन तक पहुंच चुकी होगी। शिनचिंग हान ने सच में डाउट दिखाया कि क्या वो कभी इतने हाई एवोल्यूशन लेवल तक पहुंच पाएगी। लिन जिचिन ने उसकी टेंशन को पक्की तौर पर रिजेक्ट कर दिया। कॉन्फिडेंस से कहा कि उसकी 21% जेनेटिक कंपैटिबिलिटी देखते हुए रेयर या शायद एपिक टियर तक पहुंचना उसके लिए पूरी तरह से पॉसिबल है, अगर रिसोर्सेज काफी हों। एक सच्ची सोच रखते हुए शिनचिंग हान ने जवाब दिया कि कंपैटिबिलिटी सिर्फ एक अच्छी बात है और बहुत ज्यादा एवोल्यूशनरी रिसोर्सेज, पिल्स, खास ट्रेनिंग और एनर्जी कोर्स की जरूरत पड़ेगी। जब उसने उसकी प्रैक्टिकल टेंशन सुनी तो लिन जिचिन ने एक पक्का थम्स अप दिया और एक हार्टफेल्ट प्रॉमिस किया। उसने उससे कहा कि रिसोर्स लेने की सारी टेंशन छोड़ दे और भरोसा दिलाया कि वो बहुत मेहनत करेगा, अपनी हर स्किल का यूज करेगा ताकि जरूरी फंड्स जमा कर सके और उसके आगे बढ़ने के लिए सब कुछ दे सके। इस अच्छे प्रॉमिस से वो बहुत खुश हुई। उसका एटीट्यूड बदल गया और सीरियस टेंशन हल्का और ज्यादा फ्लर्टिशियस, यहां तक कि टीजिंग वाला बन गया। बेड के किनारे घुटने टेक कर उसने मजाक में कहा कि अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने नए अमीर स्पॉन्सर का अच्छे से मनोरंजन करे। 2 अलग अलग थाई हाई स्टॉकिंग्स, एक काली एक सफेद, पकड़ते हुए उसने अपनी गर्दन पर हल्का सा ब्लश दिखाते हुए पूछा कि उसको कौन सा कलर ज्यादा पसंद है। लिनिच ने तुरंत जवाब दिया कि उसको दोनों ऑप्शंस इक्वली अच्छे लगे, क्योंकि उसको वो कॉन्ट्रास्ट एक्साइटिंग लगा। उसकी पसंद पूरी करने के लिए उसने एक पैर में काला स्टॉकिंग और दूसरे पैर में सफेद स्टॉकिंग पहना, कपड़े को अपनी स्किन पर टाइट खींचा। इस अलग तरीके की पेयरिंग को देखते हुए लिन जिचिन ने मन ही मन सोचा कि भले ही ये थोड़ा अनयूजुअल था, ये एक ऐसा सीन था जिसे वो पूरी तरह से अप्रिशिएट कर सकता था और आगे के लिए एक्साइटेड था। इन किंग हान की दोपहर की क्लासेस थी, वो बिजी थी, तो ये बड़ा लग्जरी फ्लैट काफी शांत था। लिन जिचिन को पूरा टाइम यूज करना था।
उसने प्योर ह्यूमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जाने का प्लान कैंसिल किया, घर पे रुककर बस लेवल ग्राइंड किया और अपना बेस पक्का किया। वो किचन गया और एक बड़ा ग्लास ठंडा पानी पिया। गले को सुकून मिला तो उसने तुरंत फोन निकाला। सिस्टम न्यूज फीड में चेक किया कोई नया अपडेट है क्या। उसका ध्यान सीधा एक शॉकिंग न्यूज पर अटका। शंघाई सिटी में अजीब अग्रेसिव प्लांट्स अचानक से बहुत ज्यादा निकल रहे थे। रिपोर्ट्स की बारिश हो गई थी। फोटोज बहुत डरावनी थी। एक पिक में एक बड़ा अग्रेसिव फूल सांप की तरह घुमा हुआ कंक्रीट बिल्डिंग की दीवार फाड़कर बाहर निकल रहा था। लोग डर के मारे भाग रहे थे। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज हिल गए थे। तुरंत सब चैनल्स पे सिवियर पब्लिक सेफ्टी अनाउंसमेंट चला दिया। सबको बोला कि बहुत कॉशन रखो और इन नए डेंजरस प्लांट वाले इलाकों से दूर रहो। लिन जिचन का दिमाग चला। उसे ठंड लग गई जब उसने रियलाइज किया ये तो शेन किंगहान की सीनियर सिस्टर लुआ केनश्वेक की पेंटिंग वाले सेम प्लांट्स हैं जो उसने पहले एक सोर्स साइट पर देखे थे। वो हैरान था, ये बाहर के खतरनाक प्लांट्स अर्थ पे अचानक कैसे आ गए। उसका शक सीधा प्लांट गॉड कल्ट पे था। पक्का यही लोग हैं इस इन्वेजन के पीछे। उसे गुस्सा आ गया। अभी रैट गॉड कल्ट की दिक्कत खत्म की थी और ये नए हेरिटिक्स आ गए। बहुत झंझट है यार। डार्क ऑर्गेनाइजेशंस की ये हरकतें देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने पक्का कर लिया अब वो अपनी स्ट्रेंथ और डिफेंस कैपेबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ाएगा। उसने सोचा अभी काफी मुश्किल है। सेकेंडरी टेम्परिंग रिफाइनमेंट के बाद इंटेंस ट्रेनिंग में की और ब्लड एसेंस बहुत तेज खत्म हो रहे हैं। हमेशा कमजोरी लगती है। तो उसने स्कूल की प्राइवेट ऑनलाइन स्टोर देखी। वो पावरफुल रिकवरी पिल्स ढूंढ रहा था जिससे उसकी एनर्जी बहुत जल्दी वापस आ जाए। उसे जल्दी ही हाई ग्रेड ब्लड रिकवरी पिल्स मिल गई। लिखा था कि उसके कल्टीवेशन स्टेज के लिए रिकवरी बहुत तेज होगी और प्राइस भी सही था। एक स्कूल क्रेडिट का सिर्फ एक पिल। उसने सोचा कि रिकवरी टाइम 0 करना है तो उसने तुरंत 100 पिल्स का बड़ा स्टैक खरीद लिया। अब कई महीने हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग गारंटीड थी। जब रिकवरी का काम हो गया तो अगले एवोल्यूशनरी टारगेट पर ध्यान दिया। लाइफ एंड डेथ टोड का कोडेक्स तो अनलॉक हो गया। अब नए क्रीचर को रिसर्च करके एब्जॉर्ब करने का टाइम था। उसने एक्सोटिक बीस्ट मीट सेक्शन में 10,000 पॉइजन चिमेरा का मस्त मीट देखा। प्राइस हाई था, 20 क्रेडिट्स पर जन। डिस्क्रिप्शन में एक नोट था जिसे पढ़कर लिन जिचन हंस पड़ा। नाम से डरावना लगता है लेकिन ये क्रीचर पॉइजनस नहीं है। ये सारे टॉक्सिन्स खाकर डाइजेस्ट करता था, इसीलिए इसकी पॉइजन रेजिस्टेंस इतनी ओपी थी। लिन जीचन ने थियरी लगाई कि अगर इसका कोडेक्स अनलॉक किया तो उसे किलर पॉइजन रेजिस्टेंस एट्रीब्यूट मिल सकता है। ये बहुत बड़ा डिफेंस बूस्ट था जो हर रैंकर्स और हेरेटिक्स के अगेंस्ट काम आएगा। पिल्स खरीदने के बाद उसके पास 200 क्रेडिट से कम बचे थे। फंड्स कम थे तो उसने सिर्फ एक जिन खरीदा। इतना काफी था उसके गाइडबुक का नया सेक्शन अनलॉक करने की शुरुआत के लिए। फिर उसने इंटरनल एपर्चर जबरदस्ती खोलने की अपनी पिछली फेल कोशिश देखी। उसने सोचा कि उसका फिजिकल बॉडी अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है जो इस क्रिटिकल स्टेज को झेल पाए। उसने नया टारगेट सेट किया। वो सेकेंडरी स्किन टेम्परिंग करता रहेगा, डबल मेहनत करेगा जब तक उसका शरीर एकदम अनब्रेकेबल नहीं हो जाता। वो तुरंत जमीन पर बैठ गया मेडिटेट करने। जैसे ही उसने शुरू किया उसके बॉडी के चारों तरफ एक तेज आग जैसा क्रिम्सन ऑरा निकल आया। वो वापस अपनी डिमांडिंग ट्रेनिंग में लग गया। 2 घंटे तक लगातार स्किन टेम्परिंग चली। लिन जीचन उस गर्म ऑरा में घिरा हुआ था। सेशन अचानक रुक गया। उसका कंट्रोल छूट गया। वो धूम से जमीन पर गिर गया, पूरा थका हुआ, पसीने से भीगा हुआ। उसे पता था कि ची और ब्लड रिजर्व्स बहुत जल्दी जल गए हैं। ये अलार्मिंग था। उसे अभी रेस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो अंदर डैमेज हो सकता है। उसे बहुत तेज भूख लगी थी और चक्कर आ रहे थे कमजोरी के मारे। वो लड़खड़ाकर फ्रिज तक पहुंचा जल्दी से कुछ खाना ढूंढने के लिए। अचानक डोरबेल बज उठी। उसके खाना ढूंढने के डेस्परेट मिशन में रुकावट आ गई। मुश्किल से चल पा रहा लिन जीचन दरवाजे तक गया। दरवाजा खोला तो बुडो अकेडमी की डिलीवरी गर्ल थी जिसके हाथ में 2 बड़े पैकेजेस थे उसके नाम के। जैसे ही उसने हैवी कार्डबोर्ड बॉक्सेस लेने के लिए हाथ बढ़ाया, एनर्जी कम होने से तेज चक्कर आया। बैलेंस चला गया और वो लड़खड़ा गया। उसने डिलीवरी गर्ल को टक्कर मार दी और उसके हाथ से दोनों हैवी पैकेजेस गिर गए। वो गिर रहा था और कमजोर था, लेकिन लिन जीचन के रैंकर रिफ्लेक्सेस बहुत तेज थे। चमत्कार हो गया। उसने जमीन पे गिरने से कुछ सेंटीमीटर्स पहले एक हाथ से हैवी बॉक्सेस पकड़ लिए। कंसर्न डिलीवरी गर्ल ने खुद को संभाला और पूछा कि क्या वो हैंडसम रैंकर ठीक है। उसकी सडन कमजोरी देखकर वो वरीड थी। हैवी पैकेजेस अंदर लाने के बाद भी लिन जीचन बहुत वीक फील कर रहा था। उसने पहले नए ब्लड रिकवरी पिल्स टेस्ट करना जरूरी समझा। उसने पहला बॉक्स फाड़ दिया। अंदर छोटे चमकते हुए गोल्डन पैलेट्स थे। उसने फटाफट एक पोटेंट पिल मुंह में डाल ली। इफेक्ट तुरंत था और माइंड ब्लोइंग। ये तो इंस्टेंट रिचार्ज था। सारे इंटरनल रेस्टोरेशन प्रोसेस को बाईपास कर दिया। उसके चक्कर तुरंत गायब हो गए। उसके थके हुए हाथ पैर और कोर में पावरफुल स्ट्रेंथ वापस आ गई। वो इन टॉप टियर खास पिल्स की इफेक्टिवनेस देखकर हैरान था। उसका ची और खून का लेवल रॉकेट की तरह ऊपर गया, फुल हो गया। उसने मस्त बाजू फ्लेक्स किया, बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा था, रेडी था एक्शन के लिए। जब स्ट्रेंथ फुल रिकवर हो गई और एनर्जी हाई थी, लिन जीचन ने जल्दी से दूसरा छोटा पैकेट उठाया। उसमें रेयर 10,000 पॉइजन काइमेरा का मीट था। उसने मीट पे हाथ रखा और एब्जॉर्प्शन शुरू कर दिया। लालची बनके उसका लाइफ एसेंस खा गया।
एकदम पावरफुल ब्लू एनर्जी उसकी बॉडी के अराउंड आई, जो साफ दिख रहा था मीट से उसके अंदर जा रही थी। तुरंत एक मस्त सिस्टम नोटिफिकेशन आया। कंफर्म हुआ कि उसने 10,000 पॉइजन काइमेरा का थोड़ा सा लाइफ सोर्स एब्जॉर्ब कर लिया है। गाइड बुक प्रोग्रेस अब 1% हो गया। अब उसके पास ट्रेनिंग की एबिलिटी थी बिना लंबे रिकवरी टाइम के। लिन जिचिन तुरंत दोबारा बैठ गया मेडिटेट करने। उसने सोचा कि ये पावरफुल ब्लड रिकवरी पिल्स होने से उसका डाउन टाइम बहुत कम हो गया। अब वो बहुत तेज और ज्यादा एफिशिएंट पेस पे ट्रेन कर सकता था। उसने फाइनल किया कि अपने स्कूल क्रेडिट्स को यूज करना अपनी ग्रोथ और आने वाले खतरों की तैयारी के लिए एकदम सही और वर्थ इट इन्वेस्टमेंट थी। काफी देर बाद जब मस्त सूरज ढलने लगा, सिटी के नीचे जा रहा था और लिविंग रूम में लंबी शैडोज आने लगी, लिन जिचिन रिलैक्स कर रहा था। तभी उसको शेन किंग हान की जानी पहचानी खुश आवाज सुनी। वो अनाउंस कर रही थी कि एकेडमी से फाइनली वापस आ गई है। जैसे वो उसको वेलकम करने उठा, उसने मस्ती से उसको छेड़ दिया। बोली कि वो एक सरप्राइज गेस्ट लाई है और गेस करके बताओ कौन हो सकता है। उसने दरवाजा खोला और सच में सरप्राइज हो गया। उनकी बबली एनर्जेटिक फ्रेंड चूरुई शेन किंग हान के बगल में खड़ी थी, मस्त स्माइल कर रही थी। चूरुई ने जोर से वेव किया और लिन जिचिन, जो थोड़ा डंग था, ने उसको गर्मी से वेलकम किया। जैसे ही तीनों लग्जरी वाले बड़े अपार्टमेंट में घुसे, चूरुई से रहा नहीं गया। उसने खूब जेलसी दिखाई, ड्रामेटिकली कंप्लेन किया थी उसको एक छोटा शोर वाला डॉर्म रूम शेयर करना पड़ता है, जबकि ये लोग इतना शानदार और शांत घर एंजॉय कर रहे हैं। लिन जिचिन, जो है ही अच्छे दिल का एमसी, ने उसको अपना बूडो एकेडमी वाला सिंगल डॉर्म रूम ऑफर किया। बोला कि वो अभी खाली पड़ा है। पानी का ग्लास लेते हुए चूरुई ने पोलाइट तरीके से मना कर दिया। हंस के एक्सप्लेन किया कि उसको रूममेट पसंद है, इससे वो अकेला और लोनली फील नहीं करती। थोड़ी छोटी मोटी दिक्कत तो चलती है। लेकिन उसका खुश और फ्रेंडली मूड तुरंत गुस्से और जोर की नाराजगी में बदल गया। उसने गुस्से से बोला कि उसके सरप्राइज विजिट का असली जरूरी रीजन ये है कि वो चिल्ला चिल्ला कर कंप्लेन करे कि ये सीनियर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कितना घटिया बुलिंग कर रहे हैं। सॉफ्ट काउच पे बैठते हुए चूरुई आगे झुकी। उसने बताया कि उनकी तरह एलीट जीनियस तो डायरेक्ट लड़ाई से बच जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोअर रैंक स्टूडेंट्स हैं वो सच में सीनियर स्टूडेंट्स के सिस्टमैटिक इंटिमिडेशन और बुलिंग से तंग आ चुके हैं। लिन जिचिन और शेन किंगहान पास झुके, उनके चेहरे सीरियस थे। उन्होंने उसको बोला कि वो डिटेल्स बताए कि कौन सी इंसिडेंट्स की बात कर रही है और सिचुएशन कितनी सीरियस है। छोटे अपार्टमेंट में गुस्से का माहौल था। चूरुई ने गुस्से से कांपते हुए 2 चोरी और बदमाशी के किस्से सुनाए। एक सीनियर जिसको बिल्कुल तमीज या इज्जत नहीं थी, वो ना सिर्फ उसके रूम में घुस गया बल्कि उसने उसकी लिमिटेड एडिशन हाई एंड कॉस्मेटिक सेट बोरो कर ली, यानी चुरा ली। सारा एक्सपेंसिव सामान खराब और खत्म कर दिया। और उससे भी बुरा ये था कि एक दूसरे फ्रेशमैन क्लासमेट का ज्यादा क्रिटिकल नुकसान हुआ था। उसका बहुत कीमती ब्लड जिनसेंग, एक रेयर एवोल्यूशन बूस्टर जो बहुत महंगा था, उसके लॉक्ड लॉकर से सीधे चोरी हो गया था। जब विक्टिम्स गुस्से में आकर जस्टिस के लिए ये सब इंसिडेंट्स स्टूडेंट काउंसिल को रिपोर्ट करने गए, जो कैंपस में ऑर्डर मेंटेन करते हैं, तो उनकी कंप्लेंट सिर्फ इग्नोर नहीं हुई, सीधे रिजेक्ट कर दी गई। काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव ने एकदम ठंडा चेहरा बना के एक अजीब सा जवाब दिया। उनको बताया गया कि स्कूल छोटी मोटी चिक चिक में नहीं पड़ता, यहाँ तो सीधा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला रूथलेस रूल चलता है। काउंसिल ने उनको एडवाइस दी कि अगर उनको विक्टिम बनने से दिक्कत है तो रोना बंद करो, फिजिकल फाइट करो और सीनियर्स को अपनी वर्थ और स्ट्रेंथ प्रूव करके दिखाओ। चूरुई का गुस्सा फट पड़ा। उसने जोर से और जोश में कंप्लेन किया कि ये घटिया सोच बिल्कुल अनफेयर है। उसने साफ फर्क बताया। बोली कि फ्रेशमैन उन वेटरन सीनियर्स जितने स्ट्रांग तो हो ही नहीं सकते जिन्होंने सालों ट्रेन किया है। लिन जिचिन और शेन किंगहान ने तुरंत फुल सपोर्ट दिया। लिन जिचिन ने गुस्से से जॉ सेट किया और चूरुई को बोला कि अगर कोई सीनियर उसको दोबारा तंग करे तो वो तुरंत कांटेक्ट करे, चाहे दिन हो या रात। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो मिलकर पक्का सोल्यूशन निकालेंगे और काम करेंगे। चूरुई ने लिन जिचिन को देखा। उसकी आंखों में बहुत ग्रैटिट्यूड था उसके इस प्रोटेक्टिव कमिटमेंट के लिए। अचानक पूरा अपार्टमेंट बहुत जोर से हिलने लगा। खिड़कियों के फ्रेम जोर से हिले और सीलिंग लाइट्स झूमने लगी। तीनों दोस्त तुरंत खड़े हो गए, टेंशन में इधर उधर देखा और सोचा कि कहीं कोई बड़ा अर्थक्वेक तो नहीं आ गया कैंपस में। जैसे ही धरती हिलना बंद हुआ और शांति छा गई, लिन जिचिन का लेटेंट डेंजर परसेप्शन एट्रीब्यूट उसके सीने में तुरंत एक्टिवेट हो गया। ये हल्का विसरल ट्विच था, एक बेचैन करने वाला साइन कि कोई गड़बड़ या कियोस आने वाला है। लेकिन उसने दिमाग में नोट किया कि ये फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग या इमीडिएट नहीं थी। सीन तुरंत एक अल्ट्रा शानदार वेलवेट ड्रेप और गोल्ड वर्क वाले प्राइवेट रूम में शिफ्ट हुआ। यहाँ एक सिनिस्टर आदमी जिसने रेड हॉर्न मास्क पहना था एक दूसरे फिगर के साथ सीरियस और धीमी आवाज में बात कर रहा था। दूसरे फिगर ने अजीब लंबी चोंच वाला प्लेग डॉक्टर मास्क पहना था, जिसको वो इज्जत से लॉर्ड डिवाइन एनवॉय बुला रहा था। मास्क्ड आदमी, जो बहुत प्रेशर में था, क्रिटिकल हाई ग्रेड एवोल्यूशन रिसोर्सेज के लिए डेस्परेट होकर रिक्वेस्ट कर रहा था। उसको उम्मीद थी कि इससे वो अपने करंट बायोलॉजिकल लेवल की लिमिट तोड़कर आगे बढ़ पाएगा। डिवाइन एनवॉय थोड़ा पीछे झुका, कूल अथॉरिटी दिखा रहा था।
उसने मास्क्ड आदमी के रीसेंट अंडरग्राउंड काम पर सेटिस्फैक्शन जताया। रिवॉर्ड के तौर पर उसने टेबल पे एक अजीब डर लगने वाला डिमोनिक फ्लावर फेंका। उसके डीप वायलेट पेटल्स थे और वो हल्का हल्का धबक रहा था। लेकिन एक जरूरी कैजुअल ट्विस्ट था। एनवॉय ने बताया कि ये ओपी फूल में बहुत पावरफुल एफ्रोडीजियाक प्रॉपर्टीज है। उसने खास वार्निंग दी, मास्क्ड आदमी को इसको खाने या यूज करने से पहले एक सही पार्टनर ढूंढना होगा, वरना नतीजा बहुत बुरा और खुद के लिए डिजास्ट्रस हो सकता है। मास्क्ड आदमी ने झुककर शुक्रिया किया, फिर तुरंत अर्जेंट बिजनेस पे आया। उसने रिपोर्ट किया कि शंघाई यूनिवर्सिटी के फ्रेश लोगों में एक असली जीनियस, एक पोटेंशियल एस टियर टैलेंट आया है। उसका प्लान था कि इस प्रोडिजी को फोर्स करके एक सुपर हाई लेवल डीमन सीड खिलाना है, ताकि वो उसको एक जबरदस्त डार्क रिक्रूट बना सके। लेकिन डिवाइन एनवॉय ने इस लोकल एफर्ट को इग्नोर कर दिया। उसकी आवाज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने सबऑर्डिनेट को याद दिलाया कि जो असली एस टियर टैलेंट्स हैं, जो सच में गेम चेंजिंग एसेट्स हैं, वो तो सिर्फ सोर्स साइट ओरिजिनल डिमेंशन में है। मास्क्ड बंदे का गुस्सा बढ़ रहा था। वो टॉप टियर रिसोर्सेज अभी इस दुनिया में उसके लिए बिल्कुल बेकार थे। अपने सबऑर्डिनेट को बीच में ही रोककर एनवॉय ने एकदम शॉकिंग न्यूज सुनाई। उस दूर वाली जगह से फाइनली कोई डायरेक्ट बात आई है। उनकी लॉन्ग रेंज टीम्स को लगता है एक मैचिंग बाउंड्री टियर मिल गया है और उन्होंने डिमेंशनल ट्रैवल के लिए जरूरी बायोलॉजिकल कोऑर्डिनेट्स भी सेट कर दिए हैं। बस अब एक ट्रस्टेड वॉलंटियर चाहिए जो आगे आए और डिमेंशनल कनेक्शन सीक्वेंस शुरू करे। उसने बोला कि वो अभी निकल रहा है और एकदम से उसको एक चमकती हुई तेज घूमती पर्पल ऑरा ने घेर लिया। वो उस बड़े से रूम से गायब हो गया। लेकिन रुको, पूरा पोर्ट होने से पहले उसकी आवाज अब गूंजती और घूसती आखिरी धमकी दे गई। अगर लिंजे चिन ने अगले 72 घंटों में वो डीमन सीड नहीं खाया तो वो मास्क बनना खत्म है। वो विलन उस शानदार रूम में अकेला रह गया। घड़ी को गुस्से से घूरता हुआ उसका चेहरा फ्रस्ट्रेशन में बिगड़ गया। उसने कसम खाई कि वो ये मुश्किल काम उस डरावनी डेडलाइन से पहले पूरा कर देगा। इधर लिंजिचिन को कोई खबर नहीं थी कि उसके ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो आराम से बिजी यूनिवर्सिटी ग्राउंड में शन किंग हान के साथ घूम रहा था, मस्त धूप एंजॉय करते हुए। शन किंग हान ने अपना सिस्टम शेड्यूल देखा और बताया कि उसकी अगली एडवांस्ड क्लास दूसरी तरफ है, तो अब उन्हें अलग होना पड़ेगा। जैसे ही वो बाय बोलने वाले थे, एक हाफती हुई डेस्परेट आवाज ने लिंजी चेन को चिल्लाया। दोनों शॉक में घूम गए। वो उसके दो पुराने स्कूल के दोस्त थे, लू गांग और वांग शोजिए। वो दोनों पूरे पैनिक और चिंता के साथ उनकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। वांग शोजिए ने जल्दी से अर्जेंट बात बताई। उसने कहा कि उन्हें एक पावरफुल हाई रैंक्ड 3rd ईयर स्टूडेंट परेशान कर रहा है रिसोर्स के डिस्प्यूट में। लू गांग ने बटर लगाते हुए बोला कि लिंजी चेन तो पहले से ही फ्रेशमैन किंग है, तो उसकी सिर्फ प्रेजेंस और रेप्यूटेशन से ही वो सीनियर तुरंत पीछे हट जाएगा। डील पक्की करने और प्रोटेक्शन लेने के लिए लू गांग ने लिंजी चेन को एक भारी अच्छे से पैक किया हुआ बैग दिया। उसने बोला कि इसमें उसके घर के वैल्यूएबल इवोल्यूशन रिसोर्सेज और रेयर स्पिरिट फ्रूट्स हैं। वांग शोजिए ने गिल्ड ट्रिप शुरू कर दिया, एमसी से हेल्प मांगी और सालों पुरानी क्लासरूम दोस्ती की कसम दी। लिंजी चेन शांत रहा और बुली का एग्जैक्ट कॉम्बैट रैंक पूछा। उन्होंने बताया कि वो बस एक नॉर्मल टियर 6 है। ओपीएमसी समझ गया कि ये लेवल उसके सामने कुछ नहीं है और इसके लिए 0 एफर्ट लगेगा। अपने जेनरस एमसी ने रिसोर्स बैग ले लिया और रेस्क्यू मिशन के लिए हाँ कर दी। उसने आराम से उन्हें बोला कि आज शाम ठीक 5:30 बजे प्योर ह्यूमन रिसर्च इंस्टीट्यूट पर मिलो। खुशी से पागल होकर लू गांग और वांग शोजिए ने कसम खाई कि इस हेल्प के लिए वो लिंजी चेन का बहुत बड़ा जिंदगी भर का एहसान रखेंगे। उन्होंने जल्दी से उसे फिर से थैंक यू बोला। उनकी आवाजें अब भी थोड़ी कांप रही थीं और वो भाग गए। उन्होंने मिलने का वादा किया। जैसे ही वो दोनों नजर से दूर हुए, शन किंग हान, जो बहुत क्यूरियस थी, ने जोर दिया कि लिंजी चेन उस भारी पैकेज को तुरंत खोल दे। उसने माना कि उसने कभी ये लेजेंडरी स्पिरिट फ्रूट सामने से नहीं देखे और वो एक झलक देखना चाहती थी। लिंजी चेन मान गया और वो वैल्यूएबल बैग शन किंग हान की तरफ बढ़ाया। उसे बोला कि एक ट्राई कर लो। उसने एक छोटा लाल रंग का फल चुना, लेकिन तुरंत पीछे रट गई। उसने डिस्गस्ट में मुंह बनाया और लिंजी चेन से शक से पूछा कि क्या ये गंदा दिखने वाला आइटम खराब हो गया है। वो सस्पिशियस फ्रूट वापस लेकर खुद चेक करने लगा। लिंजी चेन सोच रहा था कि क्या ये सच में सड़ रहा है, लेकिन जैसे ही उसने स्किन के नीचे दिखने वाले उस छोटे से सीड को ध्यान से देखा, उसकी हाईली ट्यून्ड डेंजर परसेप्शन स्किल एकदम से जोर से जग गई। उसके पूरे शरीर में एक बड़ा सुनकर देने वाला वार्निंग का झटका लगा। उसने तुरंत समझ लिया कि ये कितना बड़ा जानलेवा खतरा है। लिंजी चेन ने फ्रूट फेंका और भागते हुए जा रहे लू गैंग और वैंग शोजी के सामने अनबिलीवेबल स्पीड से पहुंच गया। उन्हें सरप्राइज करते हुए वो जोर से चिल्लाया कि वो तुरंत रुक जाए। अगले ही पल उसने शन किंग हान को एक चिलिंग इमरजेंसी ऑर्डर दिया। उसको तुरंत पावरफुल रैंकर उसकी मास्टर मो डोंगजी को कांटेक्ट करना है और हाई सिस्टम प्रायोरिटी यूज करके बिना देर किए बुलाना है। उसकी आवाज में पैनिक समझकर शन किंग हान ने सर हिलाया और भाग गई। उसने अपना डिवाइस निकाला हाई प्रायोरिटी सिस्टम कॉल करने के लिए।
बस कुछ सेकंड्स बाद मू डोंगजी ने मस्त एरियल लैंडिंग की। आसमान से एक पावरफुल, धरती को हिला देने वाले थट के साथ नीचे उतरी। उसका फेस एकदम शार्प था। उसने पैनिक का रीजन पूछा। लिंजी चेन ने तुरंत उससे वो अजीब लाल सीड दिखाया और बताया कि इन लड़कों ने बोला था कि ये कॉमन स्पिरिट फ्रूट्स है। फिर उसने अपना शॉकिंग कंक्लूजन बताया। उसका लगता है कि ये सस्पिशियस चीजें असल में बदनाम प्लांट गॉड कल्ट से कनेक्टेड है। ये सुनकर दोनों क्लासमेट्स लू गैंग और वैंग शोजिए अनकंट्रोलेबल तरीके से कांपने लगे। मो डोंगजी ने तुरंत उस खतरनाक चीज को पहचान लिया। उसने साफ किया कि ये एक ऐसे डरावने पैरासिटिक ट्री का सीड है जो किसी को भी खाने पर सीधे पक्का माइंड कंट्रोल में डाल देता है। उसने कंफर्म किया कि ये ट्रिक प्लांट गॉड कल्ट का स्टैंडर्ड घटिया तरीका है जिससे वो अपनी मेंबरशिप जल्दी बढ़ाते हैं। लिंजी चैन एकदम शॉक्ड रह गया, ये सोचकर कि लू गैंग और वैंग शोजिए उसके पुराने दोस्त शायद पहले ही इस कल्ट के पपेट्स बन चुके हैं। जैसे ही उस पावरफुल मास्टर ने कांपते हुए दोस्तों को अपनी एनर्जी से हवा में उठाया जमीन से ऊपर, वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे कि उन्हें किसी ने जबरदस्ती ये सब करने को कहा था। मू डोंगजी ने लिंजी चेन को अश्योरेंस दिया कि वो उन्हें इंटेंसिव इंटेरोगेशन के लिए ले जाएगी और फाइनल डिटेल में फाइंडिंग्स बाद में जरूर बताएगी। हवा में ऊपर उठे और कैंपस से तेजी से घसीटे जाते हुए लू गैंग और वैंग शोजिए डर से फ्रीज हो गए। उन्होंने देखा कि मू डोंगजी की पावर से उनकी आवाज अचानक बंद हो गई थी। उड़ते हुए मू डोंगजी ने एक चिलिंग फाइनल वार्निंग दी। उसकी आवाज हवा में ट्रैवल कर रही थी। प्लांट गॉड कल्ट के हरामखोर हर जगह है और अच्छे से बसे हुए हैं। एमसी को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शायद ट्रस्टेड फैकल्टी या बड़े स्कूल ऑफिशियल्स भी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं और दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं। शेन किंग हान ऊपर देखती रही। उसकी मास्टर जब दूर गायब हो गई तो उसने हैरत से बोला कि मू डोंगजी की ओपी मेंटल पावर कितनी कूल होगी जो वो सच में उड़ सकती है। लिंजी चेन ने धीरे से सर हिलाया। उसे ये बात अंदर तक फील हुई कि ऐसी एरियल मोबिलिटी खासकर इस माहौल में फ्यूचर की लड़ाइयों में एक बहुत बड़ा ऑलमोस्ट अनफेयर टैक्टिकल एडवांटेज देगी। लेकिन शेन किंग हान के चेहरे पर वो शांत हैरानी एकदम से गायब हो गई और उसकी जगह तेज गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में चिल्लाया। उसकी आवाज भर्रा गई थी। उसने लू गैन और वांग शोजी को कोसना शुरू कर दिया कि वो कितने घटिया हैं कि उसके बेस्ट फ्रेंड का फ्यूचर खराब करने के लिए इतना मलिशियस प्लान बनाया। ये मानकर कि ये इंसिडेंट एक सीधा बड़ा खतरा था, लिन जिचिन ने बोला कि अब उन्हें डबल कॉशन के साथ आगे बढ़ना होगा। उसने तुरंत वो खराब अब पूरे बेकार स्पिरिट फ्रूट्स उठाए जैसे वो खतरनाक कचरा हो। उसने स्पेशलाइज्ड रिसाइकलिंग कंटेनर में डाल दिया जो करप्टेड स्पिरिचुअल मटेरियल्स के लिए था। अगले ही दिन तगड़ी इन्वेस्टिगेशन का ऑफिशियल रिजल्ट आ गया। पूरी रिपोर्ट में कंफर्म हो गया कि लू गैंग और वांग शोजी पक्का उस गंदे इवल प्लांट गॉड कल्ट के मेंबर्स थे। डीप इंक्वायरी से पता चला कि एक घटिया यूनिवर्सिटी सेफ्टी ऑफिसर ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया था। हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम्स के टाइम उसने उनको जबरदस्ती एक डेमोनिक सीड खिलाया था। उनको बस एक मोहरा बना दिया। इसके बाद दोनों स्टूडेंट्स को शांघाई यूनिवर्सिटी से तुरंत और हमेशा के लिए निकाल दिया गया। अब वो सीवियर क्रिमिनल चार्जेस झेल रहे थे जो उनका करियर खत्म कर देते। ये इतना बड़ा पब्लिक डाउनफॉल था कि उनके अच्छे फ्यूचर का कोई चांस ही नहीं बचा। कुछ हफ्ते आगे बढ़ो, लिन जिचिन और शेन किंग हान एक नए रूटीन में सेट हो गए थे। वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा टाइम बिता रहे थे जो अब यूनिवर्सिटी के पास हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में शिफ्ट हो गए थे। इस बीच अपना एमसी खाली नहीं बैठा था। वो लगातार खुद को जोर जबरदस्ती से टफ ट्रेनिंग दे रहा था। हाई ग्रेड ब्लड रिकवरी पिल्स यूज करके वो जल्दी से डैमेज ठीक कर लेता था। उसने अपना दूसरा स्किन टेम्परिंग फेज सक्सेसफुली पूरा कर लिया था। उसके बॉडी की रेजिलियंस जबरदस्त हो गई थी। उसने अपनी क्रूशल मसल टेम्परिंग स्टेज में 40% प्रोग्रेस भी मार ली थी। मतलब उसकी लगन और मेहनत फाड़ू थी। आखिर वो दिन आ गया जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, शेन किंग हान का क्रिटिकल जीन फ्यूजन प्रोसीजर। वो इतनी घबराई हुई थी कि उसने लगभग लिन जिचिन को घसीटकर मो डोंगजी के पर्सनल स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस तक लाया। अंदर आकर शेन किंग हान ने जो टेंशन में थी धीरे से बोला कि उसने लिन जिचिन को सिर्फ एसेंशियल इमोशनल बैकअप और मॉरल सपोर्ट के लिए बुलाया है। मो डोंगजी एकदम प्रोफेशनल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने लगी। उसने समझाया कि उसका चोजन फ्यूजन बीस्ट वो हाईली पोटेंट डार्क ब्लू जेलीफिश वाटर एट्रीब्यूटेड है, तो शेन किंग हान के बॉडी में जितना ज्यादा पानी होगा फ्यूजन प्रोसेस उतना ही स्मूथ और सेफ होगा। मास्टर ने फिर उसे एक जाइगेंटिक क्लिनिकल बीकर पानी से भरा दिया और सीधे बोला कि अभी इस लिक्विड गोल्ड को चक करना शुरू कर। शेन किंग हान ने हिम्मत दिखाई और एक के बाद एक बड़ा ग्लास गटकती गई। ठंडा लिक्विड पेट में लग रहा था और उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी। उसकी मास्टर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो उसको और पानी पीने के लिए जोर दे रही थी, भले ही वो दुखी लग रही थी। आखिर में जब उसका पेट दर्द से फूल गया, ब्लोटिंग हो गई और कपड़ों में खिंचाव महसूस हुआ, शेन किंग हान चिल्ला पड़ी। उसने बोला कि अब उसकी एब्सोल्यूट फिजिकल लिमिट आ चुकी है। मो डोंगजी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सिंपल लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड कमांड दिया, स्ट्रिप डाउन और एग्जामिनेशन टेबल पर जीन ट्रांसफर के लिए रेडी हो जा। फिर उसने वो लीथल लुकिंग सिरिंज दिखाया। वो हल्का सा चमक रहा था। उसमें रिडिक्युलसली पोटेंट और इमेंसली वैल्यूएबल डार्क ब्लू जेलीफिश किंग जीन एक्सट्रैक्ट था और इसे सीधे हार्ट मसल में डालना था। यह सोचकर ही डर लग रहा था।
लेकिन शेन किंगहान की आंखों में डर देखकर मो डोंगजी ने उस नर्वस लड़की से प्रॉमिस किया कि वो अपनी इमेंस साइकिक एबिलिटी, अपनी ओवरवेलमिंग मेंटल पावर यूज करके एक लोकलाइज्ड फील्ड बना देगी। वो नीडल लगने का पेन सिग्नल्स पूरा ब्लॉक कर देगी। जब शेन किंगहान स्टेराइल बेड पर कांप रही थी, मो डोंगजी ने ब्रूटल ट्रूथ बताया। असली जीन फ्यूजन प्रोसेस में प्योर क्रशिंग एगनी होगी। उसने अपनी स्टूडेंट को कहा कि अगर इंटीग्रेशन की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाए तो चिल्ला देना या स्क्रीम कर देना। अपनी ब्रेव हीरोइन ने हल्की फटी हुई आवाज में कंफर्म किया कि वो दर्द के लिए रेडी है। और बस मो डोंगजी ने टेरिफाइंग स्विफ्टनेस और प्रिसिजन के साथ वो स्पेशलाइज्ड सिरिंज उसके चेस्ट में घुसा दिया। लिन जिचिन साइड से देखता रहा और तुरंत समझा कि ये रैंकर कितनी कमाल की है। जब नॉर्मल प्रैक्टिशनर्स को इस डेलिकेट ऑपरेशन के लिए सोफिस्टिकेटेड हाईटेक डायग्नोस्टिक गेयर और कॉम्प्लेक्स गाइडेंस सिस्टम्स चाहिए होते हैं, मो डोंगजी की ओवरवेलमिंग मेंटल स्ट्रेंथ ने उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ऑब्सोलीट कर दिया। उसका साइकिक पावर ही अल्टीमेट सर्जिकल टूल था। मो डोंगजी ने तुरंत कंफर्म किया कि इंजेक्शन सक्सेसफुल था। उसने शेन किंगहान को बताया कि जीन फ्यूजन ऑफिशियली अंडरवे है और जो क्रशिंग पेन का प्रॉमिस किया था वो अब हिट करने वाला है। उसने एक फाइनल स्टर्न वार्निंग दी कि आने वाले सफरिंग के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जा। एक फ्लस्टर्ड शेन किंगहान ने स्ट्रेन्ड अग्रीमेंट में हाँ बोला, टेबल के एजेस जोर से पकड़ लिए और एब्सोल्यूट वर्स्ट सेंसेशन के लिए ब्रेस किया। लेकिन फिर एक ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। बस 2 मिनट बाद एक कंप्लीटली बैफल्ड शेन किंगहान टेबल पर उठ खड़ी हुई। उसने कंफ्यूजन और राइजिंग पैनिक में डिमांडिंग टोन में पूछा कि एक्सपेक्टेड क्रिपलिंग एगनी अभी तक क्यों नहीं आया। तुरंत लिन जिचिन को चिंता हुई। उसने सेंस किया कि डेलिकेट सिस्टम में कोई पोटेंशियल और क्रिटिकल एरर हुआ होगा। उसने मो डोंगजी की तरफ देखा और पूछा कि डिलीवरी में कुछ ट्रेजिकली गलत हो गया क्या। मो डोंगजी खुद एब्सोल्युटली स्टंट थी। उसने ऐसी रेयर साइलेंस मारी थी। उसके मेंटल अलार्म्स अंदर से चिल्ला रहे थे, ये अभी तक कन्वल्सिंग क्यों नहीं है? द जीन इज मर्जिंग, द प्रोसेस इज एक्टिव। इधर शेन किंगहान रीलिंग थी। वो टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी उसके दिमाग में नॉशिएटिंग स्पीड से बैठ रही थी। क्या उसकी वो लेजेंडरी ओवरवेलमिंग पावर्स अचीव करने का चांस चुपचाप और पूरी तरह से फेल हो गया? मो डोंगजी बहुत सीरियस लग रही थी। उसने लिन जैन और शेनिंगहान को बोला कि वो जरूरी जीन फ्यूजन का प्रोसेस फेल हो गया है, क्योंकि कसम से शेनिंगहान इस फॉर्मिडेबल डार्क ब्लू जेलीफिश किंग जीन से बॉन्ड नहीं कर पाई। लेकिन उसने जल्दी से बोला कि ये पूरा वेस्ट नहीं हुआ है। ये सुनकर वो दोनों एकदम बैफल्ड हो गए यार। फिर मोंगजी ने बताया कि नॉर्मली ये सिस्टम कैसे काम करता है। देखो, अगर जब पहले बीस्ट जीन इंजेक्ट करते हैं और बॉडी उसको रिजेक्ट नहीं करती तो उसको सक्सेस मानते हैं। फिर कुछ स्पेशल दवाई से होस्ट के जीन्स बीस्ट जीन से मर्ज हो जाते हैं। इससे उसको नया पावरफुल फाइटेबिलिटी मिलता है। लेकिन शेनिंगहान के केस में यार ये बहुत अजीब था। बॉडी ने रिजेक्शन तो बिल्कुल नहीं किया, पर फ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। एक बहुत सीरियस लिंचिन ने डिमांड किया कि वो रिजल्ट्स और ज्यादा क्लियर डिटेल तरीके से बताए। मोंगजी ने और समझाया। उसने बताया कि उसकी पावरफुल मेंटल एनर्जी ने क्या डिटेक्ट किया। असल में शेनिंगहान के अपने जीन्स में अपना ही दिमाग है लग रहा है। उन जीन्स ने आते ही जेलीफिश किंग जीन्स को घेर लिया, उनको पकड़ लिया और उनकी मूवमेंट बिल्कुल शैकल कर दी। उसने बताया कि जब कुछ जेलीफिश किंग जीन्स ने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की तो शेनिंगहान की बॉडी ने उनको उसी टाइम खत्म कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को रॉ एनर्जी के लिए खा लिया। अभी ज्यादातर जेलीफिश किंग जीन्स जेल में है। ये इतना अजीब बायोलॉजिकल ऑडिटी है जो मो डोंगजी ने कसम से कभी नहीं देखा था। अचानक शेनिंगहान चिल्ला उठी। उसने देखा कि उसका हमेशा पर्पल रहने वाला हेयर अब स्ट्राइकिंग ब्लू हो रहा है। ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन देखकर लिन सिचिन और मो डोंगजी दोनों ऑफ गार्ड हो गए। मोंगजी ने तुरंत पहचान लिया कि ये ह्यू तो जेलीफिश किंग जीन का साइन है। वो सोचने लगी कि अगर फ्यूजन फेल हुआ है तो ये जीन मैनिफेस्ट कैसे हो रहा है। लिंचिन ने जल्दी से शेनिंगहान से पूछा कि क्या उसको अंदर कोई डिफरेंस लग रहा है। उसका हेयर अब ब्लू था। शेनिंगहान ने आंख बंद की और कंफर्म किया कि हाँ, उसको अंदर कुछ नया प्रेजेंस लग रहा है जिसको वो इंस्टिंक्ट से कमांड कर सकती है। मो डोंगजी तो पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। उसने रियलाइज किया मतलब फॉरेन जीन्स को फील करना और कंट्रोल करना तो सक्सेसफुल फ्यूजन की निशानी होती है। उसने सोचा कि शायद कोई जरूरी डिटेल मिस हो गई। वो शेनिंगहान के पास झुकी और अपनी पावरफुल मेंटल पावर से दोबारा डिटेल स्कैन किया। उसने शेनिंगहान को कंफर्म किया कि हाँ, ये नया एंटिटी जेलीफिश किंग जीन ही है। फिर उसने बोला कि शेनिंगहान अपनी यूनिक मेंटल पावर यूज करके इसको दबा दे, सप्रेस करे और इसको डोमिनेंट स्टेट में भेज दे। शेनिंगहान ने सर हिलाया। ठीक है। उसने फोकस किया और बोला कि वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। जैसे ही उसने फोकस किया, उसका हेयर वापस ब्लू से उसके ओरिजिनल नेचुरल पर्पल कलर में आ गया। मो डोंगजी ने फिर उसको चैलेंज दिया कि जीन का पावर दोबारा एक्सप्रेस करके दिखाओ। शेन किंगहान ने कॉन्फिडेंस से चैलेंज एक्सेप्ट किया।
एक स्प्लिट सेकंड में एक तेज ब्लू एनर्जी ऑरा उसके आसपास फूट पड़ा और उसका हेयर वापस चमकते हुए ब्लू कलर में चला गया। मोडोंगजी तो अंदर से फ्लैबरगैस्टेड रह गई। उसने याद किया कि जो बड़े ओपी रैंकर जीनियसेस हैं जैसे लाय मोयू और माई, उनको तो 2 हफ्ते लगे थे ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म सीखने में कि बीस्ट जीन्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं या डोमेंसी में भेजते हैं, और शेनकिंग हान ने ये काम एक ही इंस्टेंट में परफेक्टली कर दिया। एक बहुत कंफ्यूज लिन चिन पास आया और अर्जेंटली पूछा कि शेनकिंग हान की बॉडी के साथ क्या हो रहा है। मोडोंगजी उनकी तरफ पलटी और अनाउंस किया कि उसको 2 खबर मिली हैं, एक बहुत फैंटास्टिक और एक थोड़ी दिक्कत वाली, ट्रबलिंग। उसने पूछा पहले कौन सी सुनोगे? थोड़ी देर बाद शेनकिंग हान ने बोला कि चलो नेगेटिव न्यूज पहले सुनते हैं। मोडोंगजी ने सॉलेमली एक्सप्लेन किया कि डाउनसाइड ये है कि शेनकिंग हान शायद कभी स्टैंडर्ड जेनिफ्यूजर नहीं बन पाएगी। ये सुनकर लड़की को शॉक लगा, लेकिन पर उसने एक बड़ी कॉन्फिडेंट स्माइल दी और बोला कि फैंटास्टिक न्यूज ये है कि शेनकिंग हान असल में कुछ और ज्यादा एडवांस्ड और नेचुरली पावरफुल है। उसने कंफर्म किया कि शेनकिंग हान में सब कुछ कर सकती है जो एक रेगुलर जेनिफ्यूजर करता है, और उससे भी अच्छा, वो भी बिना एक्चुअल जेनेटिक फ्यूजन के। मोडोंगजी ने बताया कि शेनकिंग हान की यूनिक जीन्स में वो पावर है कि वो किसी भी बीस्ट जीन्स को जो इंजेक्ट किए जाते हैं उनको गुलाम बना सकती है, एनस्लेव। मतलब इस नए ग्राउंड ब्रेकिंग एबिलिटी से वो बीस्ट की पूरी कैपेबिलिटी यूज कर सकती है बिना किसी फ्यूजन की प्रॉब्लम के। वो जेनेटिक बैकलैश से बच जाएगी और सबसे जरूरी बात, वो प्योर ब्लडेड ह्यूमन ही रहेगी। मोडोंगजी ने रिवील किया कि आज तक कोई भी प्योर ब्लडेड ह्यूमन नॉर्मल बायोलॉजिकल बैरियर को तोड़कर ट्रू एवोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाया है। वो पक्का मानती है कि शेनकिंग हान में वो इनक्रेडिबल पोटेंशियल है कि वो अर्थ पर ये बड़ा फीट करने वाली पहली पायोनियर बनेगी। एकदम स्टंट शेनकिंग हान ने क्वेश्चन किया कि क्या वो जेन्युइनली इतना इनक्रेडिबल काम कर सकती है। मोडोंगजी ने पूरे कॉन्फिडेंस से रिएश्योर किया, बोलती है कि अगर किसी प्योर ब्लडेड ह्यूमन को ये एवोल्यूशनरी बैरियर तोड़ना है तो वो अनडाउटेडली तुम ही हो। लिंचिन ध्यान से मोडोंगजी की तारीफ सुन रहा था और उसको थोड़ा एक्सक्लूडेड लग रहा था। वो सोच रहा था कि क्या मोड उसके अचीवमेंट्स को हल्का बता रही है। मोडोंगजी ने फिर स्पेसिफाई किया कि फिर भी शेनिंग हान सच में जीन फ्यूजर नहीं है, पर उसके स्पेक्टैक्युलर पावर्स का सोर्स तो बीस्ट जीन्स ही हैं। इसलिए प्रिसाइज रीजन शेनिंग हान को बाहर की दुनिया में जीन फ्यूजर होने का दिखावा करना पड़ेगा। उसने एक सख्त वार्निंग दी, ये रेवोल्यूशनरी सीक्रेट उनको बिल्कुल चुप रखना है, अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताना है। फिर मोडोंगजी ने शेनिंग हान को बोला कि उसके यूनिक जीन इंस्लेवमेंट एबिलिटी के बारे में बहुत कुछ पता करना बाकी है, इसलिए वो रोज रात 8 बजे ठीक उसके प्राइवेट ऑफिस में रिपोर्ट करे ताकि वो दोनों मिलकर रिसर्च कर सकें। शेनिंग हान ने खुशी खुशी ये नाइटली अरेंजमेंट मान लिया। करीब 2 हफ्ते देर बाद जब एमसी लिंडेचिन अपने रूम में इंटेंस मेडिटेशन कर रहा था और उसके आसपास तेज फायरी इंटरनल एनर्जी का ऑरा घूम रहा था, तभी शेनिंग हान ने एक्साइटेड होकर चिल्लाया कि उसके पास थ्रिलिंग न्यूज है। वो बाथरूम में गया तो देखा कि वो बबल बाथ में रिलैक्स कर रही है और हवा में ही पानी को बड़े प्यार से कंट्रोल कर रही है। उसने खुशी से बताया कि उसने सिर्फ अपनी फॉर्मिडेबल मेंटल पावर यूज करके पानी कंट्रोल करना मास्टर कर लिया है। लिंडेचिन टब के किनारे बैठ गया और बोला कि इतनी जल्दी इतना फाइन कंट्रोल सीखना, ये तो तुम्हारा अनबिलीवेबल रॉ टैलेंट दिखाता है। शेनिंग हान ने फिर ब्रैग किया कि वो वाटर बेंडिंग से भी ज्यादा इंप्रेसिव कुछ कर सकती है। उसने रिवील किया कि वो अब दूर से ही किसी और इंसान की बॉडी के अंदर ची और ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर सकती है। उसने और समझाया, उसके मास्टर ने बोला कि अगर हल्का सा टच भी हो जाए तो अपोनेंट के इंटरनल सिस्टम में तुरंत गड़बड़ हो जाएगी, केओस, और अगर ज्यादा पावर फोकस करके लगाया तो वो उनकी इंटरनल ब्लड वेसल्स को फाड़कर उनको उसी टाइम मार सकती है, एक्सिक्यूट। लिंडेचिन ये डेडली पावर सुनकर एकदम एस्टोनिश्ड था। उसने बोला कि अगर तुम दूसरों का ची और ब्लड कंट्रोल कर सकती हो तो तुम लॉजिकली अपनी खुद की इनर एनर्जी को भी कंट्रोल करके अपनी फिजिक को मजबूत कर सकती हो। अरे भाई, शेनिंग हान एकदम से हार मान गई लग रही थी। उसने बताया कि मास्टर ने बोला है कि उसका असल फिजिकल टैलेंट और ची ब्लड स्ट्रेंथ बहुत वीक है, तो वो नॉर्मल प्योर ब्लडेड ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट का पाथ फॉलो नहीं कर सकती। लिंडेचिन उसके बिल्कुल पास झुका और गर्मजोशी से बोला कि सुनो, तुम एक स्पेशल एग्जिस्टेंस हो, बिल्कुल मेरी तरह। हम दोनों वो सब अचीव कर सकते हैं जो नॉर्मल इंसान समझ भी नहीं सकते, कसम से। उसने बहुत जोर से एनकरेज किया कि अभी से अपना बॉडी टेम्पर करना शुरू करो। प्रॉमिस किया कि वो खुद उसको पर्सनली कोच करेगा। यार, इतनी नजदीकी से शेनिंग हान एकदम फ्लस्टर्ड हो गई, फेस पूरा लाल हो गया, बीट रेड। वो सोचने लगी कि क्या ये इंटीमेट मोमेंट उसके फीलिंग्स कन्फेस करने का तरीका है। मतलब वो मुझे पसंद करता है? नई डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस से भरकर उसने मान लिया कि हाँ, वो स्पेशल है। उसने बोल्डली बोला कि वो पक्का अपनी बॉडी टेम्पर कर लेगी, अपनी एनर्जी और ब्लड यूज करके।
जैसे ही उसने ये कॉन्फिडेंट बातें बोली, एक पावरफुल चमकता हुआ ब्लू ऑरा उसके चारों तरफ जोर से घूमने और फ्लेयर होने लगा। कसम से क्या सीन था। अपना ओपीएमसी लिन ज़िचिन बहुत पेशेंटली शेन चिंगहान को मेंटोर करता है। उसको सब सिखाता है कि इंटेंस फायरी गेमिंग एनर्जी में ची और ब्लड को बॉडी टेम्परिंग के लिए कैसे मैनिपुलेट करना है। थोड़े ही टाइम में शेन चिंगहान थक चुकी थी, लेकिन विक्टोरियस लग रही थी। चिल्लाई कि उसने ये ब्रूटल ब्लड टेम्परिंग टेक्निक सक्सेसफुली मास्टर कर ली है। भाई ये तो बड़ा ब्रेक थ्रू है। लिन ज़िचिन ने उसके नए स्ट्रेंथेंड थोड़े लाल हाथ देखे और एक जेन्युइन स्माइल दिया। वो शौक था कि उसने ये टफ स्किल पहले ही अटेम्प्ट में कर दी। उसने मन में सोचा कि इसका पोटेंशियल कितना इंसेन होगा। ऑफिशियली वो सिर्फ ऑर्डिनरी टीयर 2 है, लेकिन उसने वो टेक्निक कॉन्कर कर ली जो ऑर्डिनरी टीयर 4 के पावर यूजर्स के लिए बनी है। यार ये तो सीरियस चीट कोड है। अपने प्रोग्रेस से बहुत थ्रिल्ड होकर शेन चिंगहान लीप्स करके लिन ज़िचिन से लिपट गई। बोलती है कि अब फाइनली हम परफेक्टली बैलेंस्ड पावर कपल हैं। वो पेस्टी बीस्ट जीन्स कंट्रोल कर सकती है और ये लिन ज़िचिन लिटरली बीस्ट मीट खाकर स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है। मतलब हम दोनों साथ में प्योर ब्लडेड ह्यूमन रैंक करके सीक्रेट पाथ पे ऊपर जाएंगे। लिन ज़िचिन ने इमीडिएटली एग्री किया और अपनी पावरफुल नई गर्लफ्रेंड को जोर से पकड़कर डील सील कर दी। इस इंटेंस पावर लेवलिंग सेशन के थैंक्स से 15 दिन के अंदर ही शेन चिंगहान ने अपना पहला फुल स्किन टेम्परिंग कंप्लीट कर लिया। उसका सिस्टम स्टेटस ऑर्डिनरी टीयर 2 से सीधा ऑर्डिनरी टीयर 3 हो गया। अरे यार कितनी रैपिड ग्रोथ है। उसी रात जब शेन चिंगहान उसके पास आराम से सो रही थी, लिन ज़िचिन जाग रहा था। उसने डिसाइड किया कि अब हाई टाइम है कि उसको ट्रू बैटल एक्सपीरियंस मिले ताकि उसका कॉम्बैट मेंटालिटी टेम्पर हो जाए। उसने कैजुअली फोन पे स्कूल का ऑफ कैंपस मिशंस बोर्ड स्क्रॉल किया और एक बाउंड्री मिशन सिलेक्ट किया, 21 आर्म ड्रग डीलर्स को कैप्चर करना। इसमें 50 स्कूल क्रेडिट्स मिलेंगे। परफेक्ट वे है उसकी नई पावर को लो लेवल थ्रेट्स पे टेस्ट करने का। वक्त था जब वो भारी रीइंफोर्स सेडान आकर रुकी उस बड़े इम्पोजिंग स्ट्रक्चर के सामने जहां शंघाई पब्लिक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स था। लिन ज़िचिन और शेन चिंगहान ठंडी शाम की हवा में बाहर निकले और उनको वो विशाल बिल्डिंग अपने ऊपर छाया हुआ महसूस हो रहा था। उनको तुरंत सिक्योर कॉरिडोर्स के जाल से ले जाया गया और आखिर में वो ऑपरेशनल कोर पर पहुंचे, एक चहल पहल वाला हाई टेक कमांड सेंटर जहां फोकस टेंशन फैली हुई थी। उनको एक आदमी मिला जिसका उत्साह इतना ज्यादा था कि उस सीरियस एनवायरनमेंट में भी वो डिसार्म कर रहा था। वो एक हाई रैंकिंग ऑफिसर था जो अपनी साफ यूनिफॉर्म और उसकी चिन के नीचे बनी हुई इम्पेकेबली ग्रूम्ड कोटी से पहचाना जा रहा था। उसने तुरंत उनको इनर सर्कल में ले लिया। उनका स्वागत ऐसे किया जैसे वो बहुत सालों बाद मिले रिश्तेदार हों। अरे भाई स्टूडेंट्स आ गए, वेलकम वेलकम, ऑफिसर ने जोर से बोला, सच्ची गर्माहट से तालियां बजाते हुए। उसने तुरंत उन्हें जमा हुए टैक्टिकल टीम्स और डिटेक्टिव से मिलवाया और बताया कि ये हाई अचीविंग शंघाई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जो एक बहुत क्रिटिकल केस में खास मदद देने आए हैं। एक ऐसा केस जिसमें ऐसी टैलेंट चाहिए जो आम पुलिस मैंडेट से बहुत ज्यादा हो। देखो वो ऑफिसर तो लगता था कि उसको गॉसिप शेयर करने में बड़ा मजा आता था क्योंकि उसने कोई डिटेल छुपाई नहीं। उसने तुरंत लिन ज़िचिन की तरफ इशारा किया और ये नौजवान, उसने जोर से घोषणा की जिसका आवाज पूरे रूम में गूंज गया। ये है लिन ज़िचिन, लेजेंडरी फ्रेशमैन टॉप स्कोरर जो नंजांग प्रोविंस से आया है। जमा हुए पुलिस ऑफिसर्स बहुत इंप्रेस हुए। एक हल्की फुसफुसाहट पूरे रूम में दौड़ गई जब उन्होंने नाम और अचीवमेंट सुनी। उन्होंने एमसी का स्वागत किया जिसमें प्रोफेशनल रिस्पेक्ट और जेन्युइन ऑ दोनों थे। उसकी एक्सेप्शनल टैलेंट और अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसके अच्छे गुड लुक्स की बहुत तारीफ की। यार जब इंट्रोडक्शन थोड़ा रुका तो उस फ्रेंडली ऑफिसर ने अपनी आवाज़ धीमी की और एक पर्सनल कनेक्शन बताई। तुम्हें पता है मेरा अपना गॉडसन भी तुम्हारे स्कूल में फ्रेशमैन है और वो भी उस बहुत प्रेस्टीजियस एलीट जीनियस क्लास में है। उसके बाद उसने लिन ज़िचिन को एक तरफ खींच लिया। उसकी आवाज़ एक राज की तरह धीमी हो गई लेकिन उसमें पिता जैसा कंसर्न था। देखो ज़िचिन, सच कहूँ तो ये बहुत बड़ी माफ़ ना करने वाली वेस्ट है तुम्हारी रॉ टैलेंट की कि तुमने टीएन रंगे गाय ज्वाइन किया। तुम्हारे रिजल्ट्स, तुम्हारे स्कोर्स वो चीख चीख कर जीनियस क्लास बोल रहे हैं। तुम्हें बिना किसी शक के मेरे गॉडसन के साथ होना चाहिए था, सबसे आगे। उसने धीरे से लेकिन जोर देकर लिन ज़िचिन को ट्रांसफ़र करने के लिए पुश करना शुरू कर दिया। उसको वो सारे रिसोर्सेज और अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रहा था जो उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन लिन ज़िचिन, जो आमतौर पर बहुत बातूनी और तेज़ दिमाग वाला था, वो पूरा शांत रहा। उसने सिर्फ एक पोलाइट नॉन कमिटल नोट किया। इंटरनली वो बस मिशन शुरू करना चाहता था, करिकुलम चॉइसेस पर डिबेट नहीं। ऑफिसर ने उस साइलेंस को गहरा कंसिडरेशन समझा और उसने और जोर दिया, कसम से मैंने उसको खुद इस ऑपरेशन में बुला लिया है। मैंने सोचा कि वो तुम दोनों के लिए एक पावरफुल नया फ्रेंड बन सकता है जिसके पास रियल इन्फ्लुएंस हो ताकि वो तुम्हें स्कूल में किसी भी अनोइंग जेलस सीनियर से बचा सके। इससे पहले कि लिन ज़िचिन बात मोड़ने की कोशिश करता, एक कॉन्फिडेंट, थोड़ा घमंडी आवाज ने कमांड सेंटर के जनरल हबअप को क्रिस्पली काट दिया
और उसने ड्रामेटिक एंट्रेंस की घोषणा की। मैं डिले के लिए माफी चाहता हूं, ट्रैफिक बिल्कुल भी ठीक नहीं था। सबकी गर्दनें मुड़ गईं। डोरवे में ड्रामेटिकली फ्रेम हुआ खड़ा था एक स्ट्राइकिंग नौजवान। उसके डिस्टिंक्टिवली लंबे चमकते ब्लू ग्रीन हेयर थे जो उसके शोल्डर्स पर लटक रहे थे, और उसके आसपास एक साफ महसूस होने वाला घमंड फैला हुआ था, जैसे कोई महंगा कोलोन हो। वो स्वैगर करता हुआ अंदर आया और साफ दिख रहा था कि वो तुरंत अडोरेशन की उम्मीद कर रहा था। दूसरे ऑफिसर्स उस नए आए हुए को देखकर वाह वाह कर रहे थे, एडमिरेशन में अपने सर हिला रहे थे। कई लोग फुसफुसाने लगे कि ये फ्रेंडली ऑफिसर कितना लकी है कि उसका इतना गिफ्टेड गॉडसन है। वो ऑफिसर अपने गॉडसन पर फख्र महसूस करते हुए तुरंत उससे मिलने गया। अरे शाओजियान, मेरे बच्चे, तुम आ गए। मैंने सुना है कि तुम्हारा रैंकर लेवल ऑर्डिनरी टियर 5 तक इवॉल्व हो गया है, क्या ये सच है? शाओजियान उस अटेंशन का मजा लेते हुए कूल बनने की कोशिश की, लेकिन उसका सीना थोड़ा फूल गया। उसने बहुत ज्यादा मॉडेस्ट आवाज में जवाब दिया, बस आम प्रोग्रेस है अंकल, कोई बड़ी बात नहीं। उस प्राउड ऑफिसर ने फिर पूरी स्क्वाड रोस्टर बताई, अपने गॉडसन को बताया कि 2 और फ्रेशमैन इस मिशन पर है, जिसमें एक बहुत सुंदर लड़की भी है जिसको उसकी मदद से फायदा होगा। मैं अभी इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, उसने जोर दिया। अपने प्रोटेजे को शो ऑफ करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। गॉडसन की आंखें चमक उठी। ये सुपीरियरिटी, रैंक और उसके नए टियर 5 स्टेटस को एक प्रिटी लड़की के सामने दिखाने का परफेक्ट मौका था। लेकिन जिस मोमेंट ऑफिसर उसको इंट्रोडक्शन के लिए ले गया, गॉडसन का पूरा केयरफुली कंस्ट्रक्टेड एरोगेंट डिमीनर टूटकर बिखर गया। वो विजिबली पूरा फ्लैबरगैस्टेड हो गया जब उसने लिन जिचिन और शेनशिंग हान को शांति से इंतजार करते हुए देखा। उसकी कॉन्फिडेंस गायब हो गई और उसकी जगह तुरंत शियर कोल्ड हॉरर ने ले ली। उसको एहसास हुआ कि उसकी ग्रैंड एंट्रेंस, उसकी प्रैक्टिस नॉनशलांस और शो ऑफ करने का उसका परफेक्ट चांस बुरी तरह से बर्बाद हो गया था, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी हाल की ह्यूमिलिएशन वहां मौजूद थी। ऑफिसर, जो अपने गॉडसन के इंटरनल एग्जिस्टेंशियल मेल्टडाउन से बिल्कुल ऑब्लिवियस था, उसने फॉर्मल इंट्रोडक्शन शुरू किए। उसने शाओ जियान की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तब उसने देखा कि नौजवान का चेहरा डरावना सफेद हो गया था और उसकी आंखें बड़ी और फिक्स्ड थीं। मेरे बच्चे, शाओ जियान, क्या तुम बीमार महसूस कर रहे हो? क्या तबीयत ठीक नहीं है? ऑफिसर ने पूछा। उसकी प्राइड की जगह कंसर्न आ गया था। लिन जिचिन इंटरनली इस मजेदार सिचुएशन को प्रोसेस कर रहा था और उसने उस नौजवान को अच्छे से पहचान लिया। ये था लू योंग जियान, डेयांग प्रोविंस का टॉप स्कोरर, जिसको जिचिन ने फ्रेशमैन ट्रायल में एक पल में पूरा हराया था। एक ऐसी वन साइडेड डिफीट जो इतनी बड़ी थी कि उस यंग रैंकर के ईगो पर हमेशा के लिए निशान पड़ गया था। लू योंग जियान ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की और हकलाते हुए मना किया। कुछ खास नहीं अंकल, मैं तो बस कुछ अक्वेंटेंसेस को यहां देखकर पूरा सरप्राइज्ड हो गया। वो कंफ्यूज्ड ऑफिसर ने अपनी भौहें चढ़ाई। अक्वेंटेंसेस? तुम इन दोनों हाई अचीविंग शंघाई यू स्टूडेंट्स को ठीक से कैसे जानते हो? जब कोई रास्ता नहीं बचा और एक्सपेक्टेशंस को तुरंत मैनेज करना जरूरी था, लू योंग जियान ने ना चाहते हुए भी अपना घमंड निगल लिया। उसने तुरंत शेनचिंग हान को नानजियांग की असली टॉप स्कोरर बताया। तो उसने ड्रामेटिकली लिन जिचिन की तरफ इशारा किया, खुद को वो बर्बाद करने वाला सच बोलने पर मजबूर किया, और वो है नानजियांग का असली रनर अप और यूनिवर्सिटी का डर पैदा करने वाला नया किंग। लू योंग जियान एक बार जब कन्फेशन शुरू किया तो वो रुक नहीं पाया। वो डिटेल्स बताता रहा जो उस फ्रेंडली ऑफिसर ने कभी गेस भी नहीं की होंगी। लिन जिचिन ने ट्रायल के दौरान अकेला पूरी जीनियस क्लास को हरा दिया था, हम सबको। सच कहूं तो वो यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेशमैन है। एक शर्मिंदा लिन जिचिन ने चुपचाप बीच में दखल दिया, सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करते हुए। अरे योंग जियान, मेरे पास्ट अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा लो की रहने की कोशिश करोगे? लू योंग जियान तुरंत अटेंशन में आ गया। हाँ जरूर, मेरी माफी किंग। वो फ्रेंडली ऑफिसर वहां खड़ा रह गया, पूरा स्पीचलेस, उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। उसको आखिर में एहसास हुआ, उसने उस चुपचाप दिखने वाले जीनियस लिन जिचिन को, जिसको वो अभी कंडेसेंडिंगली एडवाइस दे रहा था, बहुत ज्यादा कम आंक लिया था। उस रात थोड़ा लेट, करीब 11 PM के वक्त, हेविली आर्मर्ड पुलिस व्हीकल्स का एक कॉन्वॉय, जिनकी साइरन शांत थी और लाइट्स डिम थे, एक अंधेरे घने वुडेड एरिया से चुपचाप तेजी से निकल रहा था। वो सीधे सिटी के आउटस्कर्ट्स में बहुत अंदर छिपे हुए आइसोलेटेड ड्रग डीलर के ठिकाने की तरफ जा रहे थे। लीडिंग व्हीकल के अंदर सीनियर टैक्टिकल ऑफिसर टीम को हैवी ड्यूटी स्टेट ऑफ द आर्ट बैलिस्टिक वेस्ट्स बांटने लगा, उनको पक्के कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार कर रहा था। देखो, लिन जिचिन ने बड़े प्यार से लेकिन पक्के तरीके से वो प्रोटेक्टिव गियर लेने से मना कर दिया। जरूरत नहीं है, शुक्रिया ऑफिसर। और लू योंग जियान भी पीछे नहीं रहा, उसने भी वेस्ट मना कर दिया और आसपास के पुलिस लोगों को सुनाने के लिए जोर से बोला, ये छोटे मोटे गन्स तो मुझे छू भी नहीं सकते, मैं ठीक हूं। उसने घमंड से सोचा कि भले ही वो न्यू किंग नहीं बना, लेकिन वो अभी भी टॉप स्कोरर और एक टियर 5 रैंकर है। उसका प्लान था कि आज रात वो इन नॉर्मल पुलिस ऑफिसर्स को इंप्रेस करेगा और एक जीनियस स्टूडेंट की बहुत बड़ी अनटचेबल पावर दिखाएगा। यार, जल्दी ही कॉन्वॉय एक बड़े सूने छोड़ दिए गए फैक्ट्री के बाहर रुक गया। टैक्टिकल पुलिस टीम एकदम शांति और एफिशिएंसी से फैसिलिटी के अंदर घुस गई।
अंदर एंट्रेंस के पास बैठे आर्म्ड गार्ड्स ने तुरंत पुलिस को देख लिया। पुलिस, वो आ गए, इमरजेंसी एस्केप! गार्ड्स चिल्लाए और छपने लगे। क्रिमिनल समझ गए कि पकड़े गए तो या तो सीधा मौत मिलेगी या फिर सालों की जेल होगी, इसलिए वो घबराहट में लड़ने के लिए रेडी हो गए। उन्होंने बिना सोचे समझे आई हुई पुलिस फोर्स पर गोली चला दी। एकदम जोर से गोलियां चलने लगी तो पुलिस और तीनों रैंकर स्टूडेंट्स ने तुरंत अपने आप को बचाया। बड़े बड़े पलटे हुए लकड़ी के क्रेट्स और जंग लगी मशीनरी के पीछे छिप गए। ये तेज गुस्से वाला फायर फाइट कुछ पागल वक्त तक चलता रहा। फिर अचानक लिन जिचिन को बहुत इंपेशेंस हुई। वो कूदा और आगे चार्ज कर दिया। उसके अंदर पैनिक हो रहा था कि वो और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता जब सिचुएशन इतनी लंबी हो रही हो। लू योंग जैन बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो पीछे रह जाए या डरता हुआ दिखे, तो वो एक स्प्लिट सेकंड बाद अपने कवर से निकल गया और सीधा तेज गोलियों की तरफ दौड़ पड़ा। पास खड़े एक टैक्टिकल ऑफिसर को पूरा शॉक लगा और उसकी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि लू योंग जैन पर गोलियां लगते ही पिंग करके बस उसकी चमड़ी से टकराकर निकल जा रही थी। गोलियां उसके खुले हाथों और छाती पर लगी और फ्लैट मेटल डिस्क बनकर गिर गईं। उसको जरा भी चोट नहीं आई और वो आगे बढ़ता रहा। लिन जिचिन उसके ठीक पीछे था और क्रिमिनल्स एकदम शांत रह गए, क्योंकि उनकी गोलियां हमारे एमसी पर भी कोई असर नहीं कर रही थीं। वो ऐसे टारगेट से लड़ रहे थे जो छोटे मोटे हथियारों के लिए फंक्शनली इमॉर्टल थे। लिन जिचिन ने ची एनहांस्ड पंचेस की एक जबरदस्त बौछार शुरू कर दी। उसके वार इतनी तेज थे कि वो क्रिमिनल्स को एक के बाद एक गिराता गया, अक्सर उनकी हड्डियां तोड़ देता और उन्हें तुरंत बेहोश कर देता था। उसने उनके डर भरे माफी मांगने या सरेंडर करने के निवेदन को पूरा इग्नोर कर दिया। जब उन्होंने देखा कि उनका पूरा क्रू इन 2 रुकने ना वाले ह्यूमन टैंक से खत्म हो रहा है, तो एक डेस्परेट क्रिमिनल को एहसास हुआ कि कोई फायदा नहीं है। उसने एक फ्रैगमेंटेशन ग्रेनेड निकाला। उसकी पिन निकालते हुए कसम खाई कि वो लिन जिचिन को अपने साथ ही मरवा देगा। वो फ्रैगमेंटेशन ग्रेनेड एकदम जोर से फटा, जिससे पूरी स्ट्रक्चर हिल गई और हवा में दम घोटने वाला स्मोक क्लाउड भर गया। लिन जिचिन उस गाढ़े तेज धुएं से एकदम सही सलामत बाहर निकला, अपनी शर्ट से हल्का सा कचरा झाड़ता हुआ। वो बिल्कुल ठीक था, सांस भी नहीं भूली थी। उसने देखा कि बचे हुए कुछ क्रिमिनल्स एक साइड एग्जिट से भागने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लिन जिचिन ने सोचा कि शेनकिंग हान के लिए ये एक परफेक्ट लो रिस्क ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी है। उसने धुएं भरे गूंजते हुए फैक्ट्री फ्लोर पर उसको आवाज दी। उसकी आवाज गूंजती शांति को चीर गई। किंग हान, अब तुम्हारी बारी है। शेनकिंग हान शांति से उस बड़े क्रेट के पीछे से सामने आई जहां वो वेट कर रही थी। उसने एक छोटा सा वक्त लिया, आंखें बंद की और अपना पूरा फोकस भाग रहे क्रिमिनल्स के शरीर के अंदर प्योर ची फ्लो और ब्लड करंट्स को मैनिपुलेट करने पर लगाया। भागते हुए क्रिमिनल्स अचानक बीच रास्ते में रुक गए। उनके शरीर अजीब तरह से अकड़ने लगे और वो एक साथ घबराहट और बहुत दर्द से चिल्लाए। उनके इंटरनल सिस्टम्स उनके खिलाफ हो गए थे। शेनकिंग हान के एक आखिरी प्रिसाइज मेंटल कमांड से उनके शरीर के अंदर की एनर्जी खत्म हो गई। हर बचा हुआ क्रिमिनल तुरंत फ्लोर पर गिर गया, पूरी तरह से बेहोश। उनकी हरकतें ऐसे रुक गई जैसे लाइफ पॉज हो गई हो। लड़ाई खत्म होने के बाद एक डिटेक्टिव ने मेन ऑफिसर के पास कॉशन से आकर एक नई खोज के बारे में बताया। सर, हमें ये मिस्टीरियस बॉक्स मिला है। ये अजीब सीड से भरा हुआ है। लीड ऑफिसर ने लिन जिचिन को इशारा किया कि वो आए और बॉक्स की चीजों को अच्छे से जांचे। लिन जिचिन ने वो लाल रंग के असरदार सीड्स उठाए और तुरंत उनकी पहचान की। ये डीमन ट्री सीड्स हैं, लिन जिचिन ने गंभीरता से कहा। ये ऑपरेशन जरूर टेरिफाइंग प्लांट गॉड कल्ट से जुड़ा हुआ है। ऑफिसर परेशान दिखते हुए सिर हिलाया। उसने आगे बताया कि पकड़े गए क्रिमिनल्स जिन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कबूल किया था, उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले एक मिस्टीरियस मास्क्ड इंडिविजुअल ने उन्हें एक बड़ी रकम दी थी ताकि वो ये सीड्स पूरे एरिया में चुपके से फैला दें। मिशन ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने और एविडेंस मिलने के बाद लिन जिचिन ने ऑफिसर को शांति से बताया कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड अब वहां से जा रहे हैं। ऑफिसर उनकी तेज और पावरफुल मदद के लिए बहुत ग्रेटफुल था। उसने तुरंत उन्हें सिक्योर पुलिस कार में वापस छोड़ने की ऑफर दी। कसम से, जब वो देर रात की सड़कों पर साथ राइड कर रहे थे तो लिन जिचिन ने अपने मन में सोचा कि अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए सबसे अच्छा यही है कि वो खतरनाक हेरेटिक कल्ट्स के साथ ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, खासकर वो जो एक डेमोनिक ट्री से जुड़ा हो। लेकिन उसकी सेल्फ प्रेजर्वेशन की सोच तुरंत टूट गई जब उसने पुलिस कार की खिड़की के बाहर जमीन पर कुछ छोटा और अजीब सा देखा। उसने देखा कि एक आम चूहा, रैट, एक फेंके हुए सफेद पाउडर के ढेर के पास दौड़ रहा था। शायद वो ड्रग ऑपरेशंस का बचा हुआ रेसिड्यू था। वो चूहा अपने छोटे छोटे पंजों में एक लाल पोटेंट सीड को जोर से पकड़ा हुआ था। लिन जिचिन को अचानक एक डर भरा एहसास हुआ। वो चूहा एक डेमन ट्री सीड को अजीब प्रिसिजन के साथ मिट्टी में दफन कर रहा था। उसने तुरंत एक टेरिफाइंग कनेक्शन का सस्पेक्ट किया जो प्लांट गॉड कल्ट को सीधा रैट गॉड कल्ट की बुरी प्रेजेंस से जोड़ रहा था। डेंजर उससे कहीं ज्यादा था जितना उसने समझ लिया था। अरे भाई, वो तुरंत पलटा। उसका चेहरा गंभीर और फोकस था। उसने तुरंत शेनकिंग हान को डायरेक्शन दी। ये मैसेज बहुत क्रूशल और टाइम सेंसिटिव था। उसको तुरंत अपने मास्टर मो डोंगजी से कांटेक्ट करना था और ये डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी रिपोर्ट करनी थी कि रैट गॉड कल्ट अकेले एक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वो इंसिडियस प्लांट गॉड कल्ट के साथ मिलकर ये खतरनाक तेज फैलने वाले सीड्स लगा रहे हैं।
शेनकिंग हान की आंखें इस कंस्पिरेसी की वजह से थोड़ी सी हैरानी में खुल गईं, लेकिन उसका प्रोफेशनल डिमीनर तुरंत वापस आ गया। सिचुएशन की गंभीरता को समझकर उसने सिर हिलाया, बहुत सीरियस होते हुए कंफर्म किया कि वो तुरंत ये जरूरी इंटेलिजेंस आगे भेजेगी। उसी वक्त और बिना सोचे लिन जिचिन में अपना कम्युनिकेशन डिवाइस निकाला। उसने तुरंत डिस्ट्रिक्ट के लीड ऑफिसर को एक सिक्योर कॉल किया ताकि वो अपनी परेशान करने वाली खोज रिपोर्ट कर सके। उसने पक्के तौर पर सोचा कि ये खतरनाक एस्केलेशन, दो पावरफुल हेरिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का साथ मिलना, उनके स्कोप से बहुत बाहर है, और उसने ये कंक्लूड किया कि ऐसे वेल ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल हेरिटिक्स से जुड़े मामले पब्लिक सिक्योरिटी फोर्सेस के डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड पर्सनल का काम है।